हाय एवरीवन। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडक्स की सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि रेडक्स क्या होता है, कैसे हम रेडक्स का यूज करके अपने एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही रोबस्ट सॉलिड स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं और बहुत ही एफिशिएंटली स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रेडक्स के फंडामेंटल्स, जैसे कि स्टोर, एक्शन, रिड्यूसर, डिस्पैच, एक्शन टाइप्स। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं रेडक्स के अंदर, वो सारी टर्मिनोलॉजी समझेंगे। हर एक चीज़ का क्या काम होता है, कैसे दिखते हैं हर एक चीज़, पहले हम फंडामेंटल लेवल पे रेडक्स को सीखेंगे। उसके बाद हम रेडक्स टूलकिट देखेंगे। रेडक्स टूलकिट क्या होता है? मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग रेडक्स है। रेडक्स की अगर वेबसाइट पे जाके हम देखेंगे तो वो भी वही सजेस्ट करता है रेडक्स टूलकिट यूज़ करना। लेकिन जब तक हम ये सारे फंडामेंटल्स, रिड्यूसर्स, एक्शंस, ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम रेडक्स टूलकिट भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले रेडक्स के फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद हम रेडक्स टूलकिट देखेंगे और ये सब कुछ समझ के हम अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में एक रेडक्स स्टोर को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं रेडक्स और रिएक्ट के बीच में, वो भी समझेंगे। और उसके बाद हम मिडलवेयर सीखेंगे। रेडक्स के अंदर अलग अलग मिडलवेयर्स होते हैं, अलग अलग एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर हमें कोई डेटा फेच करना है एपीआई के थ्रू तो हम मिडलवेयर्स का यूज करते हैं, जैसे कि रेडक्स थंक। और हम रेडक्स टूलकिट क्वेरी देखेंगे कि रेडक्स टूलकिट क्वेरी का यूज करके कैसे बहुत ही इफिशिएंटली हम डेटा को फेच कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और समझते हैं रेडक्स क्या है। यहाँ पे मैंने रेडक्स की वेबसाइट ओपन कर रखी है और इसका जो यूआरएल है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, redux.js.org। और यहाँ पे लिखा है रेडक्स और फिर उसके बाद लिखा है ए प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जेएस एप्स। ये बोल रहा है कि ये जो रेडक्स है ये एक प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर है जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस के लिए। इसका मतलब ये कि रेडक्स केवल रिएक्ट के साथ ही नहीं, रेडक्स को हम एंगुलर के साथ, हम Vue.js के साथ और हम सिंपल जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। रेडक्स रिएक्ट के साथ कोई टाइटली कपल्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम रेडक्स को रिएक्ट के साथ ही यूज करते हैं, किसी भी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के साथ हम रेडक्स को यूज कर सकते हैं। और ये हाईली प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब जब भी स्टेट चेंज होता है हमारी एप्लीकेशन को तुरंत ही पता चल जाता है। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब हम अपने पूरे एप्लीकेशन की स्टेट एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। डिबगेबल होता है, मतलब इसको हम आसानी से डिबग कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा डेव टूल्स होता है, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बहुत ही मस्त डेव टूल्स है, एकदम मजा आ जाएगा आपको उसका डेव टूल्स देख के। उसी में हम पूरा अपना ज़्यादातर टाइम डेव टूल्स में ही वेस्ट नहीं करेंगे। डेव टूल्स में हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उसमें वेस्ट नहीं बोलना था मुझे, व्यतीत करेंगे। हम अपना ज़्यादातर टाइम डेव टूल्स में ही बिताएंगे। हम देखेंगे कि हर एक चीज़ कैसे अपडेट हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, हमें पूरा स्टोर अपडेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जिस तरह से चाहे अपने स्टेट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। ये तो हो गया ऊपर ऊपर से कि क्या होता है रेडक्स। अब चलते हैं एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सकैली ड्रॉ के अंदर एक ड्राइंग बना के रखी है और हमने एक रेडक्स एप्लीकेशन का एक तरह से कंपोनेंट की हायरार्की यहाँ पे बना के रखी है। मान लो एक हमारा कंपोनेंट है, उसके दो चिल्ड्रन हैं बी और सी, और बी और सी के भी दो दो चिल्ड्रन हैं, डी, ई और एफ, जी। ठीक है, ऐसे चिल्ड्रंस हैं। अब हम मान लेते हैं जी के अंदर कोई स्टेट है, एक स्टेट जो कि जी कंपोनेंट के अंदर है, वहाँ पे रखी है और वहाँ पे जी के अंदर यूज हो रही है। लेकिन मान लो कि कोई ऐसा फीचर इंप्लीमेंट करना पड़ा हमें एफ के अंदर, जहाँ पे इस जी स्टेट की ज़रूरत है, जी वाला जो स्टेट है, इस स्टेट की हमें यहाँ पे ज़रूरत है। तो अब हम चाइल्ड, पेरेंट से चाइल्ड के बीच में तो भेज सकते हैं। अगर जी का कोई चाइल्ड होता तो हम प्राप के थ्रू हम डेटा को भेज सकते थे, लेकिन जी से एफ में नहीं भेज सकते क्योंकि ये सारे सिबलिंग कंपोनेंट हैं। हम साइड में डेटा को नहीं भेज सकते हैं। अगर हमें यहाँ से डेटा को भेजना है एफ के अंदर तो हमें पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, हमें सी के अंदर, इस जी स्टेट को सी के अंदर रखना होगा, फिर उसके बाद हम इन दोनों के अंदर भेज सकेंगे। अब यहाँ पे हमें सी कंपोनेंट के अंदर जी स्टेट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें वहां पे रखनी पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, चलो दो स्टेट के बीच में अगर हमें डेटा शेयर करना है, कर दिया। और अभी तक हमारा एप्लीकेशन एकदम अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब एक नई रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें ये जो जी का स्टेट है हमें ई के अंदर भी शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्टेट को उठा के यहाँ पे रख देंगे, एक सबसे जो बड़ा हमारा कंपोनेंट था वहां पे। अब इससे क्या होगा, हम सी के अंदर इस स्टेट को पास करेंगे प्रॉप के थ्रू, और फिर यहाँ पे और एफ के अंदर और जी के अंदर पास कर देंगे, और ऐसे ही हम बी के अंदर पास करेंगे और बी से हम ई के अंदर पास कर देंगे। तो हमें कहाँ कहाँ पे जरूरत थी, हमें केवल इन तीन कंपोनेंट्स के अंदर जरूरत थी।
लेकिन हमने इन 3 कंपोनेंट्स के अंदर फालतू में डेटा को रखा, ठीक है, बस हमने केवल पास करने के लिए रखा। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको हम बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है। हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, दूसरे से तीसरे के अंदर, हमें सी के अंदर जरूरत भी नहीं है, लेकिन तब भी हमें वहां पे स्टेट को लाना पड़ा, एक प्रॉप के थ्रू लाना पड़ा, फिर आगे उसको हमने भेजा। तो ये बहुत ही अनमेंटेनेबल हो जाता है। अगर हमारा कोड बेस, अगर हमारा एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा होता है तो बहुत ही मेंटेन करने में दिक्कत हो जाती है। एक कंपोनेंट में 10-10, 20-20 प्रॉप पास करने पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने पढ़ा था एक चीज़ जो कि होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करता है, एक मान लो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई है हमारा, एक सेकेंड मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये हमने रिडक्स के अंदर पढ़ा है। अगर आपने रिडक्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं पढ़ा है तो आपको पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो रिडक्स है वो बिहाइंड द सीन्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई को ही यूज करता है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं पता होगा तो आपको रिडक्स समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई को एक बार पढ़ लें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप जाके ये वीडियो देख लेना, तो आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप रिडक्स पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं आपको पढ़ना है तो भी ऐसा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो रिएक्ट के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा को इस स्टेट से उठा के, इस कंपोनेंट से उठा के, मान लो हमें ऐसा डेटा है जो कि 2-3 कंपोनेंट में कॉमन है जहाँ पे यूज़ करना है, तो हम इस डेटा को उठा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख देंगे। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, इस बटन से ऊपर हो जाएगा, किससे ऊपर होगा, हाँ ये ऊपर हो गया। तो यहाँ पे हम अपने डेटा को रख लेंगे। अब क्या होगा, अब हमें इस कंपोनेंट के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर इस डेटा को पास करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो रिएक्ट का कंपोनेंट है वो डायरेक्टली इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई से बात कर सकता है और डायरेक्टली यहाँ से डेटा ले सकता है। ये सीधा सीधा एकदम सीधा कनेक्शन, ठीक है, ये एकदम सीधा कनेक्शन हो जाएगा। ये ई कंपोनेंट को भी अगर चाहिए तो ये ई कंपोनेंट भी डायरेक्टली यहाँ से डेटा ले पाएगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत ही अच्छा है, इसने हमारी प्रॉप ड्रिलिंग की समस्या सॉल्व कर दी। हमने अपना स्टेट एक ग्लोबल जगह पे रख दिया, ऐसी जगह पे जहाँ से कोई भी कंपोनेंट डायरेक्टली बात कर सके। तो अब इसके बाद में हमें रिडक्स की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो सॉल्व हो गया। एक हमने स्टोर बना दिया, एक अलग से एक जगह, वहाँ पे हमने डेटा रख दिया। अब हमें रिडक्स की क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत हमें तब पड़ती है क्योंकि ये केवल जी कंपोनेंट के साथ तो होगा नहीं, इस एफ का कंपोनेंट भी, एफ का भी कोई स्टेट होगा जिसको हम यहाँ पे रखेंगे, है ना। ये एफ कंपोनेंट का भी स्टेट हम इसके अंदर रखेंगे। जब हमारी एप्लीकेशन बड़ी होती है तब हमें ऐसा ज़रूरत पड़ता है। अगर हमारी एप्लीकेशन छोटी है तब रिडक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर हमें कोई मिड साइज या स्मॉल लेवल की एप्लीकेशन बनानी है तो रिडक्स के बिना भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन बड़ी है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट्स जब रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ेगा कि इसका स्टेट हमें दूसरे कंपोनेंट में, दूसरे का स्टेट हमें तीसरे कंपोनेंट में, ऐसा दिखाना पड़ेगा। जब ऐसे ही कई सारी स्टेट्स हो जाती हैं, एफ की स्टेट हो गई और यहाँ पे ई की स्टेट हो गई, और भी यहाँ पे रहेगा डी कंपोनेंट की स्टेट हो गई। तो ऐसे ही अलग अलग कंपोनेंट की जब स्टेट, हमें बहुत ढेर सारी स्टेट, ढेर सारी चीज़ें जब हमें मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, उस जगह पे रिडक्स बहुत ही मस्त होता है, बहुत ही सही से काम करता है, बहुत ही एफिशिएंटली अपडेट करता है। अब यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूज़न रहेगा कि कब किसको कहाँ से अपडेट करें। कहीं अगर किसी कंपोनेंट ने गड़बड़ स्टेट को अपडेट कर दिया, ठीक है, मान लो एफ कंपोनेंट को अपडेट करना था अपना वाला स्टेट, लेकिन उसने अपडेट कर दिया जी वाला स्टेट, तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ही फ्रीडम रहती है कि कोई भी कंपोनेंट अपडेट कर सकेगा। लेकिन रिडक्स बहुत ही एकदम सॉलिड तरीका देता है, उसके अलावा और भी किसी तरीके से हम अपडेट नहीं कर सकते। वो बताता है कि ऐसे ऐसे करके ही स्टेट को अपडेट करना है, तभी स्टेट अपडेट होगा, नहीं तो स्टेट नहीं अपडेट होगा, ठीक है। तो स्टेट को अपडेट करना और अपडेट करने के बाद जो नया स्टेट आया है उसको बताना कंपोनेंट्स के अंदर, ये बहुत ही इफिशिएंटली रिडक्स करता है, ठीक है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। इतना अच्छा होता है रिडक्स कि हम अपने पूरे कंपोनेंट की स्टेट, पूरे कंपोनेंट नहीं,
पूरे एप्लीकेशन की सारे कंपोनेंट की स्टेट हम रिडक्स के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से रिडक्स काम करता है स्टेट को मैनेज करने के लिए। अब रिडक्स अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे कि उसके अंदर एक रिड्यूसर होता है जो कि सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक रिड्यूसर होता है रिएक्ट के अंदर, वो हम समझेंगे, वो एकदम आपके लिए एकदम क्लियर कर दूंगा मैं कि रिड्यूसर क्या होता है। फिर एक्शंस होते हैं, एक्शन टाइप्स होते हैं, एक्शन के अंदर पेलोड होता है, एक्शन को डिस्पैच करते हैं। ठीक है, और एक चीज भूल रहा हूं, स्टेट होता है, मतलब एक गेट स्टेट करके एक फंक्शन होता है। ठीक है, और पूरा का पूरा हमारा स्टोर तो होता ही है। तो ऐसे ही बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। टर्मिनोलॉजीज का मतलब बहुत सारे नाम हैं जो कि आपको समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि कहाँ क्या कब क्या हो रहा है। तो उस चीज को हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, ऐसे सीखेंगे कि कभी हम भूलें ही ना, एकदम एक रियल लाइफ सिनेरियो का यूज करके हम सीखेंगे। अब रिडक्स पे आते हैं। रिडक्स भी कुछ ऐसे ही होता है। यहाँ पे मैंने एक रिडक्स स्टोर बना रखा है, इसको मैं उठा के ऊपर रखता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा, और रिडक्स स्टोर भी एक तरह से कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ही यूज करता है बिहाइंड द सीन्स। सारी एप्लीकेशन को हमें सारी कंपोनेंट्स को डेटा प्रोवाइड करने के लिए ये रिडक्स स्टोर भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करता है। एक सेकेंड, मैं इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई से डिस्कनेक्ट करके इससे कनेक्ट कर देता हूं, रिडक्स स्टोर से। ठीक है, और मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हटा देता हूं अभी के लिए, इधर एक साइड में मैंने रख दिया। अब ये जो रिडक्स स्टोर है ये बिहाइंड द सीन्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करेगा, लेकिन हमें दिखता नहीं है कि कहां पे यूज करता है। हम देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि रिडक्स स्टोर जो है वो भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कैसे यूज करता है। अगर हम रिडक्स के साथ रिएक्ट यूज कर रहे हैं तब वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करेगा। अगर हम एंगुलर या कोई भी दूसरी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो हम उसमें उसके तरीके से करेंगे। अब उसका मुझे नहीं पता कि उसमें कैसे स्टेट को ग्लोबली अवेलेबल कराया जाता है, लेकिन रिडक्स के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके करेगा। ठीक है, तो इसके रिडक्स का जो स्टोर होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, तीन फंडामेंटल चीजें होती हैं। एक तो हमारी पूरी एप्लीकेशन का स्टेट होता है। स्टेट क्या है? एक पूरा ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके अंदर सारी डिटेल्स रहेंगी। ठीक है, हर एक कंपोनेंट का, जैसे एक ही बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, 10 ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे। जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर मैंने 4 स्टेट यहाँ पे अलग अलग रख दिया, 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट रख दिया। लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, उसी के अंदर सारा रहेगा। कैसे? एक एग्जांपल के लिए मैं अगर लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं स्टेट। ठीक है, स्टेट एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके अंदर थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, एक सेकेंड। हाँ, तो स्टेट एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रहेगा, अब उसी के अंदर जी स्टेट रहेगा। ठीक है, जी स्टेट के अंदर जो भी डेटा होना होगा वो रहेगा। ठीक है, और उसी के अंदर एफ स्टेट भी रहेगा, और उसी के अंदर ई स्टेट भी रहेगा। मतलब जितना भी कंपोनेंट का स्टेट हमें रखना है, जहां से भी स्टेट हमें लेके आना है, सब कुछ लाके हम एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर रखेंगे। तो ये होता है हमारा एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट। इसको हम मान सकते हैं यहाँ पे, इससे कनेक्ट करवा देता हूं, एक सेकेंड। ये हमारा एप्लीकेशन का पूरा स्टेट है। ये एक सेकेंड, ये इससे कनेक्ट, एक मिनट, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि हमें एरो दिख पाए। ठीक है, तो एप्लीकेशन की स्टेट होगी एक, ये चीज रहेगा रिडक्स स्टोर के अंदर। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है हमारा एप्लीकेशन का स्टेट, या रिडक्स का स्टेट हम बोल सकते हैं। उसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा और उसी के अंदर हर एक कंपोनेंट की स्टेट वहां पे रखेंगे। दूसरा होता है स्टेट को अपडेट करने का लॉजिक। अब ये लॉजिक क्या होता है? यही होता है बहुत ही खतरनाक, जो कि होता है रिड्यूसर। ठीक है, ये होता है रिड्यूसर। अब रिड्यूसर क्या होता है? एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है, उसका नाम मैं रिड्यूसर ही दे देता हूं, और रिड्यूसर ही नाम होता है। ठीक है, तो एक रिड्यूसर नाम से फंक्शन होता है जो कि इसके अंदर होगा, और ये रिड्यूसर नाम का फंक्शन जो होता है ये इसके अंदर होता है, लेकिन हमें ये दिखता नहीं है। ठीक है, ये हमें दिखता नहीं है, बाहर से देते हैं इसको।
ठीक है, कैसे करेंगे ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन एक रिड्यूसर नाम से फंक्शन होगा जो कि फंक्शन इस स्टेट को अपडेट करेगा। ठीक है, हम डायरेक्टली इस स्टेट को अपडेट नहीं कर सकते, ये फंक्शन रिड्यूसर फंक्शन अपडेट करेगा। अब एक और चीज होता है इसके अंदर जो कि होता है एक सब्सक्राइब नाम से मेथड। ठीक है, ये रिड्यूसर मेथड नहीं दिखता है लेकिन सब्सक्राइब मेथड हमें दिखता है। एक मैं सब्सक्राइब ठीक है, सही है, मुझे लगा कि स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी सब्सक्राइब की, लेकिन ठीक ही है। अब यहाँ सब्सक्राइब आ गया है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन एक बार मैं देख लेता हूँ इसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं। सब्सक्राइब ठीक तो है, सही तो है। ये मेनली 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक रिडक्स स्टोर के अंदर और भी 1-2 मेथड्स होते हैं जिसका हम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ये मेन 3 चीज होती हैं जिसको हम देखेंगे और इसको हम यूज करेंगे। तो रिडक्स समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों में से आपको क्या लगता है, क्या है सबसे ज्यादा क्रूशियल और सबसे ज्यादा मुश्किल समझने में, क्या है इसमें? तो आप गेस करिए और बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मैंने पहले ही बताया रिड्यूसर है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस वीडियो में रिड्यूसर को एकदम अलग से समझेंगे। हम रिड्यूसर पैटर्न समझेंगे। रिड्यूसर एक तरह का पैटर्न है। अब पैटर्न क्या होता है? पैटर्न किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वेल डिफाइंड तरीका होता है। ठीक है, तो रिड्यूसर भी एक तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिसका यूज करके हम स्टेट को अपडेट करते हैं। अब इस तरीके को हमें समझना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल एक index.html फाइल से कनेक्ट करके रख दिया है, और यहाँ पे हम एक लेट स्टेट ऐसा करके एक वेरिएबल बनाएंगे। इसके अंदर हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखेंगे, या यहाँ पे चलो हम काउंट इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगता, यहाँ पे 0 कुछ इस तरह से कर देंगे। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इस जो स्टेट के अंदर काउंट है इसको अपडेट करके आप 1 कर दीजिए, और 1 करने के बाद आप स्टेट डॉट काउंट को कंसोल में प्रिंट करवा दीजिए, या पूरे स्टेट को ही कंसोल में प्रिंट करवा दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल टू 1 कुछ इस तरह से कर देंगे और कंसोल में प्रिंट करवा देंगे। और सही भी है, कुछ गलत है क्या इसमें? कोई गलत नहीं है, सही है। इसको एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ कंसोल में, तो काउंट 1 हो गया। अगर मैं बोलता हूँ इसको एक एक करके बढ़ाना है, एक एक करके आपको इंक्रीज करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से कर सकते हैं, स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। ये अगर हम कर देंगे तो ये 1 से बढ़ गया। अगर हम एक बार और लिख देंगे तो ये फिर से 1 से बढ़ के 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको बार बार ये करना है, ठीक है, तो एक फंक्शन के अंदर रख सकते हैं, एक फंक्शन रख सकते हैं इंक्रीमेंट नाम से एक फंक्शन हम बना सकते हैं, और उसके अंदर हम ये इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और जब भी हम इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे हमारा काउंट जो है वो स्टेट के अंदर जो काउंट है वो बढ़ जाएगा। ये एक बार कॉल किए बढ़ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कॉल कर दें 1-2 बार तो यहाँ पे भी बढ़ेगा। ये मैं 2-3 बार कॉल करके इसको कंसोल में प्रिंट करवाता हूँ, तो ये देखो 1 2 3 ये बढ़ रहा है। लेकिन जो रिडक्स है वो बोलता है ऐसे नहीं करना है, हमें अपने जो स्टेट है उसको म्यूटेट नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें उसको बिना म्यूटेट किए चेंज करना है। मतलब हम स्टेट डॉट काउंट नहीं कर सकते, हमें किसी दूसरी तरह से चेंज करना है। अब आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो पॉज करके आप इसको चेंज करिए। स्टेट डॉट काउंट करके नहीं चेंज करना है, मतलब इसको अपडेट नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट को अपडेट नहीं करना है इस तरह से, किसी दूसरी तरह से अपडेट करना है। ये कुछ डॉट करके ऐसे अपडेट नहीं करना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और अपने मन से आप सोचिए कोई तरीका आपको मिले, उस तरह से आप अपडेट करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब मैं करके दिखाता हूं। यहां पे हम इस तरह से अपडेट नहीं करेंगे, इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूं। इसको बोलेंगे कि हम स्टेट को म्यूटेट कर रहे हैं। इसको मैं 1 सेकेंड लिख देता हूं, म्यूटेटिंग स्टेट। ये हम स्टेट को म्यूटेट कर रहे हैं। ठीक है, म्यूटेट का मतलब डायरेक्टली उसको मॉडिफाई करना स्टेट को। तो यहां पे हम स्टेट को म्यूटेट कर रहे हैं, ये म्यूटेटिंग स्टेट है। अब बिना म्यूटेट किए कैसे चेंज कर सकते हैं?
उसके लिए तरीका है कि हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। नया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम नया काउंट लिखेंगे, ठीक है, एकदम नई काउंट की वैल्यू लिखेंगे, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, ठीक है, और फिर हम इसको असाइन कर देंगे स्टेट के अंदर कुछ इस तरह से। तो ये हमारा जो स्टेट है ये पूरा का पूरा ही चेंज हो जाएगा। ये अब इसको हम नहीं बोलेंगे, ये है इम्यूटेटिंग, ठीक है, मतलब बिना म्यूटेट किए हम चेंज कर रहे हैं। म्यूटेटिंग स्टेट, नॉट म्यूटेटिंग। एक सेकंड, मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूं, बस वहां पे आगे नॉट लगा देंगे। यहाँ पे जब हम एक ऑब्जेक्ट को उस तरह से डॉट का यूज करके नहीं चेंज करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि स्टेट हम म्यूटेट नहीं कर रहे हैं, हम सीधा का सीधा पूरा ऑब्जेक्ट ही रिप्लेस कर दे रहे हैं। पहले कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था, अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम कंसोल में चल के देखेंगे तो रिजल्ट वही है, ये नंबर बढ़ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अब इसमें डिफरेंस क्या आया, पहले में और अभी में क्या डिफरेंस आया? आप वीडियो को पॉज करके देखिए और बताइए कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप कंसोल में चेक करके कैसे भी करके आप डिफरेंस देखिए क्या है। तो पहले में और अभी में डिफरेंस ये है कि अगर मैं यहाँ पे जो स्टेट है, एक मैं दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट प्रीवियस स्टेट, ठीक है, प्रीवियस स्टेट इज इक्वल टू स्टेट। प्रीवियस स्टेट यहाँ पे मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मैंने यहाँ पे बाद में चेंज कर दिया, बाद में हमने फंक्शन कॉल किया तो ये अब नया स्टेट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेट के अंदर रहेगा वो यही वाला रहेगा, जीरो वाला ही रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रीवियस स्टेट देखें तो प्रीवियस स्टेट जो है वो जीरो ही है, लेकिन जो हमारा स्टेट है, स्टेट जो है वो 3 हो चुका है। तो प्रीवियस स्टेट में हमारे पुरानी स्टेट की वैल्यू अभी भी अवेलेबल है। और हम देखें, अगर चेक करें, अगर इक्वालिटी से चेक करें, स्टेट ट्रिपल इक्वल टू प्रीवियस स्टेट, तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। और अगर हम डबल इक्वल भी चेक करें तो भी ये फॉल्स देगा, क्योंकि स्टेट के अंदर एकदम नया ऑब्जेक्ट है और प्रीवियस स्टेट के अंदर भी एकदम नया ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अगर हम वैसा करते, ये वाला चीज ना करके हम अगर ये वाला चीज करते, तो आप देखना ये हमारा स्टेट है, स्टेट अपडेट होके 3 हो चुका है, ठीक है, स्टेट अपडेट होके 3 हो चुका है। लेकिन अगर हम प्रीवियस स्टेट देखें तो ये भी 3 हो चुका है, ठीक है, जबकि हमने प्रीवियस स्टेट को नहीं अपडेट किया है, हमने केवल स्टेट को अपडेट किया है। अब ये चीज अगर आपको नहीं पता है तब तो बहुत ही मुश्किल होगा आपको रेडक्स सीखने में। ये आप सबसे पहले क्लियर करिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से जावास्क्रिप्ट के वीडियो में बताया है। एक डीप कॉपी, शैलो कॉपी करके है, और ऑब्जेक्ट का एक हमने बताया कि कैसे पुराने एड्रेस को रेफरेंस करता है। जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे वेरिएबल में सेव करते हैं, जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट को जो कि स्टेट है हमने एक नए वेरिएबल में सेव किया, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये प्रीवियस स्टेट और ये स्टेट, नॉर्मल स्टेट जो है, ये दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने अच्छे से बताया है, मैंने 2 वीडियो में बताया है एकदम डिटेल में, तो आप उन वीडियो को जाके पहले देख लीजिए। आप शैलो कॉपी और डीप कॉपी वाला वीडियो अगर देख लेंगे तो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप शैलो कॉपी और डीप कॉपी वाला वीडियो देखना, आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको कंटिन्यू करना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर से आएगा। तो ये, हाँ, अगर आपको अभी समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था कि हमारा जो प्रीवियस स्टेट था वो वही का वही रह जाएगा, मतलब मेमोरी में हमारे जो पुराना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टेट और प्रीवियस स्टेट वो दोनों सेम रहेंगे। अगर हम इसको कंपेयर करें स्टेट से तो ये दोनों ट्रू हैं। इसके पिछले केस में जो हमने म्यूटेटिंग नॉट म्यूटेटिंग वाला लिया था तो ये फॉल्स था, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारा स्टेट तो इक्वल दिखे, ठीक है, प्रीवियस स्टेट और नया स्टेट, लेकिन यहाँ पे इक्वल यानी कि ये ट्रू दिखे, और ये मतलब पहले हमारी वैल्यू कुछ दूसरी थी, है ना, पहले यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे अब 3 हो गई। तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा है ना। आप ही देखिए, थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है आपको? ये हमने प्रीवियस स्टेट में जब ये 0 था तब हमने वैल्यू स्टोर करी थी, और हमने स्टेट को इंक्रीज किया
और ये इंक्रीज हो गया, हमारा प्रीवियस स्टेट इंक्रीज हो गया। तो ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल और सही नहीं है। हमने एक को अपडेट किया और दूसरा अपडेट हो रहा है। तो इसीलिए रेडक्स बोलता है इस तरह से नहीं अपडेट करना है आपको, आपको इस वाले तरीके से, नॉन म्यूटेटिंग तरीके से। और ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें स्टेट को म्यूटेट नहीं करना है, हमें डेटा को म्यूटेट नहीं करना है, या हमें ऑब्जेक्ट को म्यूटेट नहीं करना है। ठीक है, तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। इसके अलावा भी हम एक दो और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि रिडक्स यूज करता है। ठीक है, तो वो समझेंगे तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा रिडक्स क्या होता है। अब एक तरीका तो ये हो गया कि अगर हम इस तरह से अपडेट करते हैं तो एकदम प्रिडिक्टेबल रहता है कि हमारा स्टेट पुराना जो था वही रहेगा, हमने एक नया स्टेट अपडेट कर दिया है। ठीक है, ये प्रिडिक्टेबल है, सही है। और एक दूसरा जो कि सबसे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि हमारे रिएक्ट को पता ही नहीं चलेगा। अगर हम इस तरह से अपडेट करेंगे तो हमारे रिएक्ट को पता ही नहीं चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा? एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने एक वीट रिएक्ट का एप्लीकेशन ओपन करके रखा है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे ESLint की फाइल को क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास app.jsx नाम की फाइल ओपन है। यहाँ पे मैंने रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट करके रखा है। ठीक है, वीट का सर्वर स्टार्ट करके रखा है और यहाँ पे एक काउंट की बटन है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये काउंट बढ़ रहा है। ठीक है, ये काउंट बढ़ रहा है और बाय डिफॉल्ट अगर हम वीट का यूज करके क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इतना बन के आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे काउंट और सेट काउंट नाम से वेरिएबल आता है। मैंने क्या किया, इसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे केवल 0 एक नंबर रहता है, लेकिन मैंने एक इसको ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर मैंने काउंट रख दिया 0। ठीक है, और इसका नाम चेंज करके मैंने स्टेट और सेट स्टेट ये कर दिया है। बस इतना डिफरेंस है। और जहाँ पे हमें काउंट को शो करना है उसको भी मैंने स्टेट डॉट काउंट कर दिया है। और जहाँ पे हमें अपडेट करना है तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी हम यहाँ पे नॉन म्यूटेटिंग वे से इसको अपडेट कर रहे हैं। किस वे से? नॉन म्यूटेटिंग वे से, नॉन म्यूटेटिंग तरीके से अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, ये वाला तरीका है ना, स्टेट डॉट काउंट +1, और यहाँ पे भी मैंने स्टेट डॉट काउंट +1 ये वाले तरीके से अपडेट किया है। अगर हम इस तरीके से ना अपडेट करें, हम दूसरे तरीके से अपडेट करें, म्यूटेटिंग तरीके से, उससे कैसे कर सकते हैं? देखो मैं ये दिखाता हूं। स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल टू स्टेट, ये क्या हो गया, डॉट काउंट +1। ठीक है, अगर मैं ये करता हूं तो कंसोल में अगर हम प्रिंट करेंगे स्टेट, अरे बार बार ये क्या हो जा रहा है, स्टेट, अगर मैं कंसोल में प्रिंट करता हूं तो देखना मैंने यहाँ पे उसको चेंज कर दिया। अभी मैंने सेट स्टेट नहीं किया है तो ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, सेट स्टेट अभी नहीं किया, बस हमने केवल कंसोल में प्रिंट करवाया। तो यहाँ स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन यहाँ कंसोल में ये अपडेट होके आ रहा है। हमारा जो स्टेट वाला वेरिएबल है वो अपडेट हो रहा है, 5 6 7 8 9 10 ये काउंट बढ़ रहा है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा स्टेट तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम सेट स्टेट कर दें, यहाँ पे सेट स्टेट इज इक्वल टू स्टेट, जो कि यहाँ पे बढ़ा हुआ स्टेट है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब आप देखना, अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, आप बताना यहाँ पे स्क्रीन पे बढ़ेगा कि नहीं। मैंने सेट स्टेट कर दिया। जब भी सेट स्टेट करते हैं तो रेंडर होता है हमारा एप्लीकेशन और हमारा काउंट भी बढ़ता है। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं बढ़ा। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ा। कंसोल में बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ रहा है। ये समस्या है। समस्या क्या है कि हम वही सेम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं रिएक्ट को। अब रिएक्ट को जब हम सेम ऑब्जेक्ट देते हैं तो उसको पता नहीं चलता है कि इसके अंदर कुछ भी चेंज हुआ है कि नहीं। वो हर एक प्रॉपर्टी को वो कंबाइन बोल रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं करता। हर एक प्रॉपर्टी को वो कंपेयर नहीं करता है। कंबाइन बोल रहा था मैं। हर एक प्रॉपर्टी को कंपेयर नहीं करता, वो पूरे ऑब्जेक्ट को देखता है। पुराना ऑब्जेक्ट क्या था, नया ऑब्जेक्ट क्या है। अगर पुराना ऑब्जेक्ट और नया ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है, ठीक है, तो वो रेंडर करेगा, नहीं तो रेंडर नहीं करेगा। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, पुराना ऑब्जेक्ट भी वही वाला ऑब्जेक्ट था और नया ऑब्जेक्ट भी वही वाला ऑब्जेक्ट है। इसीलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। हमारे ये कंसोल में तो प्रिंट होके आ रहा है, लेकिन स्क्रीन में हमें नहीं चेंज दिख रहा है। ठीक है, तो ये समस्या आ जाती है जब हम म्यूटेटिंग वे से स्टेट को अपडेट करके फिर सेट स्टेट करते हैं, तो ये समस्या आती है। ये है मेन रीजन जिसके कारण हम उस म्यूटेटिंग वे का ना यूज करके हम नॉन म्यूटेटिंग वे से, ठीक है, ये नॉन म्यूटेटिंग वे है।
ये इस तरह से हम स्टेट को अपडेट करते हैं। इस तरह से जब करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा जो स्टेट है वो रिप्लेस होके एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये पूरा का पूरा एक नया ऑब्जेक्ट ही जा रहा है, स्टेट के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट जा रहा है और फिर उसके अंदर हम कुछ अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हम इसको मतलब हम पूरा का पूरा स्टेट ही अपडेट कर दे रहे हैं। तो रिएक्ट जब कंपेयर करेगा कि पहले कौन सा ऑब्जेक्ट था, पहले एक दूसरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, बस वो पूरा ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंपेयर करेगा। ठीक है, पहले एक दूसरा ऑब्जेक्ट था, अब एक नया ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो नया ऑब्जेक्ट आया यानी कि स्टेट में कुछ चेंज हुआ, अब हम पूरा स्टेट अपडेट करते हैं, मतलब पूरा हम कंपोनेंट को रिरेंडर करते हैं। अब इसमें अगर हमारे पास कोई और वैल्यू होती, मान लो काउंट के अलावा भी कुछ होता, लेट्स से काउंटर नेम, ठीक है, काउंटर नेम इज इक्वल टू टाइमर या कुछ भी, बस ऐसे ही मैंने नाम दे दिया। अब इस केस में अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, और मान लो हम यहाँ पे टाइमर को कहीं पे दिखा भी रहे होते, HMR और फिर इसके बाद में स्टेट डॉट टाइमर काउंटर नेम यहाँ पे दिखाना है। तो ये यहाँ पे टाइमर वहां से आ रहा है। ठीक है, टाइमर कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे हमने दिया है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेट अपडेट होगा, ये 0 बढ़ के, ये जो 0 है ये बढ़ के 1 हो जाएगा। इसको मैंने क्लिक किया, 0 बढ़ के 1 हो गया, लेकिन यहाँ से टाइमर चला गया क्योंकि मैंने यहाँ पे जब अपडेट किया तो एकदम से नया ऑब्जेक्ट, ये मैंने अपना वाला खोल लिया, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे अपडेट किया तो एकदम से नया ऑब्जेक्ट दे दिया जिसमें टाइमर वाली वैल्यू ही नहीं है, टाइमर नहीं, काउंटर नेम वाली वैल्यू ही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें किसी प्रीवियस वैल्यू को प्रिवेंट करना है तो हम उसको इस तरह से करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके डॉट 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 स्टेट कर देते हैं और इस तरह से अपडेट करते हैं। तो इससे क्या होगा, हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारी पुरानी जो टाइमर की वैल्यू थी, मतलब काउंटर नेम की जो वैल्यू थी, वो यहाँ पे दिखती रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम जो नया ऑब्जेक्ट सेट कर रहे हैं उसमें ये इस वैल्यू को हम स्प्रेड कर दे रहे हैं, जिस वैल्यू को हमें नहीं चाहिए उस वैल्यू को स्प्रेड कर दे रहे हैं, इसीलिए हमारी जो वैल्यू है वो प्रिजर्व हो पा रही है। अब रिएक्ट के अंदर ये भी बहुत अच्छा तरीका नहीं होता है, हम एक प्रीवियस स्टेट का यूज करते हैं। प्रीवियस स्टेट, अगर हमारी नई स्टेट प्रीवियस स्टेट पे डिपेंडेंट है तो हम ये वाला तरीका यूज करते हैं, कुछ इस तरह से, और स्टेट को रिप्लेस करके हम प्रीवियस स्टेट कर देते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये देखना, आप समझना, लेकिन इस वीडियो से ये ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, सॉरी, इस वीडियो से ये ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, आप इसके बिना भी देख सकते हैं। अभी ये करेंगे तो सेम रिजल्ट रहेगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया। अब रिडक्स जो है, रिडक्स भी एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास नेम नाम से कोई प्रॉपर्टी होती है, और नेम मान लो मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये दे दिया। अब अगर नया स्टेट हमें केवल काउंट को अपडेट करना है, नेम को एज इट इज रखना है, नेम और मान लो एज भी है, ठीक है, एज मैंने यहाँ पे रख दिया। तो कितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को अगर हमें प्रिजर्व करना है तो हम किस तरह से इसको अपडेट करेंगे, डॉट 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 स्टेट कर देंगे, और फिर उसके बाद जिस प्रॉपर्टी को अपडेट करना है उस प्रॉपर्टी को इस तरह से अपडेट कर देंगे। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे अब हम इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो हमारा काउंट है वो बढ़ रहा है, लेकिन नेम और एज सेम है, नेम और एज नहीं बढ़ रहा है। और अगर हम प्रीवियस स्टेट देखें तो प्रीवियस स्टेट में काउंट भी वही था जो पहले था, ठीक है, और एज भी वही है, नेम भी वही है, कुछ नहीं चेंज हुआ, ठीक है। और अगर हम इक्वल टू करें तो ये फॉल्स है। तो रिडक्स जो रिएक्ट है वो बिहाइंड द सीन्स यही कंपेयर करता है, जो पुराना स्टेट था और जो नया स्टेट आया है, वो दोनों अगर फॉल्स है तभी वो रिरेंडर करेगा, अगर फॉल्स नहीं है तो रिरेंडर ही नहीं करता है, ठीक है। फॉल्स यानी कि कुछ नया ऑब्जेक्ट है, उसको लगता है कुछ नया ऑब्जेक्ट है, तभी वो रिरेंडर करता है अपने कंपोनेंट को। तो कुछ इसी मेन कारण से जो रिडक्स है वो भी यही सेम चीज प्रमोट करता है कि हमें जो स्टेट है उसको बिना म्यूटेट किए अपडेट करना है, ठीक है, इस स्टेट को हमें कंप्लीटली रिप्लेस कर देना है। तो ये होता है नॉन म्यूटेटिंग वे। अब
ये तो हो गया, हमने देख लिया नॉन म्यूटेटिंग वे से कैसे हम स्टेट को अपडेट करते हैं। अब रेडक्स के अंदर हम कैसे इस चीज को यूज करते हैं, और रेडक्स के अंदर जो रिड्यूसर पैटर्न होता है वो कैसे काम करता है, वो कैसे बोलता है स्टेट को अपडेट करना है। वो और भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिस्ट्रिक्शन, वो और भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है। रेडक्स जो है वो एक तो ये बोलता है कि नॉन म्यूटेटिंग वे से इसको स्टेट को अपडेट करना है, और भी रिस्ट्रिक्शन क्या लगाता है, वो बोलता है एक फंक्शन बनाना है तुम्हें, जिस फंक्शन का नाम रहेगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, अभी इस पूरे को क्लियर कर देता हूं। एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उस फंक्शन को बोलेंगे रिड्यूसर, ठीक है। तुम नाम तो तुम ABCD लिख दोगे, लेकिन रेडक्स क्या बोलेगा, इस फंक्शन का नाम है रिड्यूसर, इस फंक्शन को बोलेंगे रिड्यूसर। रिड्यूसर का मतलब अपडेटर, समझ लो अपडेट करता है, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम मैं रिड्यूसर ही रख देता हूं, या स्टेट अपडेटर, स्टेट अपडेटर, ठीक है। स्टेट अपडेटर ये मैंने कर दिया STA, एक सेकेंड, ठीक है। ये स्टेट अपडेटर है। अब हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन, फंक्शन का नाम देने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रेडक्स क्या बोलेगा इसको, रेडक्स बोलेगा ये रिड्यूसर है, ठीक है। रिड्यूसर, अब रिड्यूसर का मतलब होता है स्टेट अपडेटर। अब एग्जैक्टली क्या होता है वो मतलब हम अभी आगे समझेंगे। ये एक फंक्शन बनाएगा, मतलब रेडक्स बोलेगा एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम रहेगा रिड्यूसर, ठीक है। अब रिड्यूसर कैसे अपडेट करेगा, क्या रिड्यूसर इस तरह से कर सकता है जैसे हमने किया था, स्टेट, एक सेकेंड, स्टेट इज इक्वल टू स्टेट के अंदर जितनी भी चीजें उसको स्प्रेड कर दें, और फिर उसके बाद काउंट को हम ऐसे, काउंट इज इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट +1, इस तरह से कर सकते हैं क्या। तो रेडक्स बोलता है नहीं, तुम्हें डायरेक्टली इसको छूना ही नहीं है, तुम्हें इसको अपडेट ही नहीं करना है, ये रेडक्स खुद से अपडेट करेगा। कैसे, ये बोलता है कि मैं पास करूंगा, ठीक है। रेडक्स पास करेगा स्टेट, रेडक्स इसको स्टेट देगा, रेडक्स इसको स्टेट देगा, और फिर उसके बाद में चेंज करना है, नहीं उसके बाद में भी नहीं चेंज करना है, इसको कभी चेंज ही नहीं करना है। ये बोल रहा है कि नया स्टेट रिटर्न करना है तुम्हें, ठीक है, नया स्टेट रिटर्न करना है। अब रेडक्स क्या करेगा, रेडक्स, व्हाट रेडक्स विल डू, एक सेकेंड, रेडक्स क्या करेगा कि इस फंक्शन को कॉल करेगा, स्टेट अपडेटर, जिसका नाम रिड्यूसर, वो अपने हिसाब से रिड्यूसर रखेगा, ठीक है। और ये स्टेट अपडेटर को कॉल करके और स्टेट पास करेगा, ठीक है, ये स्टेट पास करेगा। अब ये स्टेट अलग है, ठीक है, मतलब ये स्टेट यहां से पास करेगा, इसका नाम कुछ और भी हो सकता था, मान लो रिडक्स स्टेट हम कर देते हैं, रिडक्स स्टेट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो रिडक्स क्या करेगा, इस चीज को कॉल करेगा, ठीक है, इस पूरे स्टेट अपडेटर को कॉल करेगा जो कि होगा रिड्यूसर, ठीक है। अब इसका नाम मैं रिड्यूसर ही रख देता हूं, यहां पे मैं रिड्यूसर इसका नाम रख देता हूं, ये रिड्यूसर नाम मैंने रख दिया। अब ये रिडक्स इसको कॉल करेगा और खुद ही वो असाइन कर लेगा, ठीक है। खुद ही कैसे असाइन करेगा, रिडक्स स्टेट इज इक्वल टू, इस तरह से जब ये कॉल करेगा तो ये रिटर्न वैल्यू करेगा, एक नई अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करेगा। एक बार हम कंसोल में प्रिंट करके देख लेते हैं क्या नई वैल्यू रहेगी। तो जब भी हम इस रिड्यूसर को कॉल करेंगे अपना स्टेट पास करके, तो ये हमें नई अपडेटेड वैल्यू देगा, ये रिटर्न करेगा, बस इसका काम है रिटर्न कर देना नई वैल्यू। तो यहां से इसने रिटर्न कर दिया नई वैल्यू, यहाँ पे अगर हम देखें तो अकाउंट बढ़ के 1 हो गया है। अब रिडक्स खुद ही बोलेगा, ये खुद ही कर लेगा अपडेट, ठीक है। तुम्हें रिड्यूसर को भी अपडेट नहीं करना है, ये बोलेगा रिडक्स स्टेट इज इक्वल टू ये रिड्यूसर, इस तरह से ये अपडेट करता है, कुछ इस तरह से ये रिडक्स अपने आप को अपडेट कर लेगा, ठीक है। तो केवल इतना ही नहीं होता है, अब काउंट की जगह पे मान लो ये पोस्ट होता, ठीक है, मैं इसको रीनेम करके पोस्ट कर देता हूं। मान लो एक कोई ब्लॉगिंग साइट है या लिंक्डइन है, लिंक्डइन में
यूजर है, यूजर का एक पोस्ट है, ठीक है, वो यूजर कई पोस्ट कर सकता है, तो इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस पोस्ट को इंक्रीज करेगा। अब अगर हम देखें तो एक बार हमने इसको रिड्यूसर को कॉल किया, ये अपडेट करके एक बढ़ा दिया इसने। अगर हम यहाँ पे रिडक्स स्टेट देखें तो बढ़ के 1 हो गया। अगर हम ये लाइन 2-3 बार एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये बढ़ के 3 हो जाएगा। ये देखो बढ़ के 3 हो गया, ठीक है। ये तो ये कुछ इस तरह से बिहाइंड द सीन्स अपने आप को अपडेट कर लेता है। अब हम केवल एक ही तरह से नहीं अपडेट करते हैं। जैसे पोस्ट है तो हम केवल पोस्ट को केवल बढ़ाएंगे ही नहीं, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, है ना। तो अगर बढ़ाना है इसको, ठीक है, तो हम इस स्टेट के साथ साथ इस फंक्शन के अंदर एक और चीज पास करेंगे जिसका नाम होता है एक्शन, ठीक है। ये एक्शन क्या होता है? एक्शन प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है। कैसा दिखता है एक्शन? एक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। मान लो लेट एक्शन, मैं यहाँ पे एक नाम से वेरिएबल बना देता हूँ। एक्शन के अंदर एक बहुत ही मैंडेटरी प्रॉपर्टी रखनी है हमें, टाइप, ठीक है। टाइप एक स्ट्रिंग होगा, जैसे कि इस केस में इंक्रीज पोस्ट है, ठीक है, इंक्रीज पोस्ट, या ठीक है इंक्रीज पोस्ट, हम ऐसे रख सकते हैं इंक्रीज पोस्ट, ये चीज। तो ये एक्शन एक ऑब्जेक्ट होगा। अब इससे क्या होगा? ये रिड्यूसर चेक करेगा कि इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक्शन में हम इंक्रीज भी पास कर सकते हैं और डिक्रीज भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्शन एक ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे अगर हम कंसोल लॉक करें केवल एक्शन को, ठीक है, अभी मैं केवल बस इसको कंसोल लॉक कर रहा हूँ, एक्शन को अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। लेकिन जब भी रिड्यूसर कॉल होगा तो रिड्यूसर के अंदर एक्शन भी पास होगा, ठीक है। ये रिडक्स पास करेगा। हम अलग तरह से रिड्यूसर को एक्शन देंगे, ठीक है। हम रिडक्स को अलग तरह से एक्शन को प्रोवाइड करेंगे और रिडक्स इसमें एक्शन पास कर देगा। रिडक्स जब कॉल करेगा तब वो एक्शन पास कर देगा। अब ये एक्शन हम यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर हम टाइप लिख सकते हैं इंक्रीज पोस्ट। अब ये जो रिडक्स है ना, एक कन्वेंशन देता है, बोलता है कि आप इस तरह से पोस्ट स्लैश इंक्रीज करो, ठीक है। ये बस केवल कन्वेंशन है। अगर पोस्ट डैश इंक्रीज करोगे तो भी चलेगा, अगर इंक्रीज डैश पोस्ट करोगे तो भी चलेगा, इंक्रीज पोस्ट बिना कुछ किए करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन एक कन्वेंशन है, ये करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पोस्ट स्लैश इंक्रीज ये करना है, इंक्रीज या इंक्रीमेंट ऐसा कर सकते हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया एक्शन का टाइप, ठीक है, किस टाइप का एक्शन करना है यहाँ पे। अब ये कंफ्यूजिंग लगने लगा होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे जाके कैसे यूज करेंगे और मतलब क्या होगा, तो एक बार हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं। तो अगर मैं एक बार अपने एक्सकेली ड्रॉ के अंदर चल के समझाऊं, तो यहाँ पे मैंने एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लिया है आपके लिए। एक बैंक का एग्जाम्पल है। देखिए जैसे बैंक होता है, बैंक का एक स्टोर होता है, एक बैंक का पूरा खजाना होता है ना, जहाँ पे पैसे वैसे रखे रहते हैं। अब आपका अगर बैंक के अंदर अकाउंट है तो आप जाके डायरेक्टली उस स्टोर के अंदर पैसा नहीं रखते हैं, आप उसकी तिजोरी खोल के बैंक के अंदर अपना पैसा नहीं रखते हैं। आप एक कैशियर को बोलते हैं कि हमें पैसा चाहिए, ठीक है। और कैसे बोलते हैं? आप एक फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म होता है, ठीक है, उसके अंदर आप लिखते हैं कि इतना रुपए चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप वो जो कैशियर है वो निकाल के देता है, ठीक है। वो स्टोर से निकाल के देगा या अपना एक थोड़ा सा वो होता है, अपना थोड़ा पूरा स्टोर में से थोड़ा सा निकाल के रखता है ऑलरेडी, फिर आपको वो देगा। तो आपको डायरेक्टली स्टोर से कनेक्शन करने का मौका नहीं मिलता है। आप एक उसको एक कैशियर के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो कैशियर है, ठीक है, ये है रिड्यूसर। यहां पे ये है रिड्यूसर। कैशियर क्या है? कैशियर है रिड्यूसर, ठीक है। अब ये जो आदमी है ये अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कर सकता है रिड्यूसर के ऊपर। क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है? ये आदमी बोल सकता है कि पैसा जमा करना है, ठीक है।
ये बोलेगा कि मुझे पैसा जमा करना है, तो ये एक एक्शन परफॉर्म करेगा, है ना। अब एक्शन का टाइप क्या है, इस केस में क्या हो सकता है टाइप, ये हो सकता है डिपॉजिट, ठीक है। एक्शन का टाइप डिपॉजिट हो सकता है। अब डिपॉजिट के साथ साथ केवल जाके ये तो नहीं बोलता है कि एक कागज लेके जाएगा, देगा, बोलेगा पैसा जमा कर दो, केवल इतना ही नहीं बोलता है ना, वो पैसा देता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्स की दुनिया में जो हम देते हैं रिड्यूसर को, वो होता है पेलोड, उसको बोलते हैं पेलोड, ठीक है। ये रिड्यूसर की दुनिया में हम बोलते हैं इसको पेलोड। अब 1000 अगर 1000 रुपये जमा करना है तो कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट हमारा दिखेगा। ये एक तरह का एक्शन है जो कि परफॉर्म कर सकता है ये जो कस्टमर है, ठीक है। ये बोल सकता है डिपॉजिट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, डिपॉजिट। और क्या एक्शन ये परफॉर्म कर सकता है, और ये विड्रॉ का एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। विड्रॉ का एक्शन, जब ये विड्रॉ का एक्शन परफॉर्म करेगा तो यहां पे टाइप हो जाएगा विड्रॉ, ठीक है। अब पेलोड मान लो उसको 2000 विड्रॉ करना है तो 2000 हो जाएगा। ये केवल थोड़ी जाके बोलेगा पैसा दे दो, ठीक है, हमें पैसा निकालना है, ये इतना ही नहीं बोलता है, वो एक फॉर्म लेके जाता है, ठीक है। विड्रॉ का एक अलग फॉर्म होता है, उसमें भरता है कितना पैसे में चाहिए, ठीक है। तो वो जाके रिड्यूसर को देता है, ये है रिड्यूसर, ठीक है। तो रिड्यूसर से बताएगा इतना पैसा चाहिए, तो रिड्यूसर निकाल के देगा उसको। इस केस में ये कैशियर है, लेकिन हम कैशियर को रिड्यूसर बोल रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा रिड्यूसर, ठीक है। अब एक ऐसा एक्शन भी हो सकता है जिसमें कोई पेलोड जाने की जरूरत नहीं है, उसमें केवल और केवल बोल सकता है कि हमें चेक बैलेंस कर दो, ठीक है। तो उसमें पेलोड बताने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी बोलेगा 2000 बैलेंस चेक करो मेरा, ठीक है। वो तो केवल बोलेगा कि बैलेंस चेक करो, वो बस केवल बोलेगा चेक बैलेंस, ठीक है। तो एक्शन ऐसे हो सकते हैं जिसमें केवल टाइप हो, और एक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें टाइप और पेलोड दोनों हो, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। जैसे बैंक के केस में क्या है, अगर आप पैसा निकालने या जमा करने जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप जमा करने आए हैं और आप 2000 रुपये जमा करेंगे, ठीक है। ये आपको एक फॉर्म में लिख के देना पड़ेगा रिड्यूसर को। और अगर आपको निकालना है तो भी सेम काम करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इस एरो को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूं, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब एरो इसके साथ मूव होगी, इस एरो को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, अब ये इसके साथ मूव होगी, सही है। हाँ, तो जब आपको जमा करना या निकालना होता है तो आपको एक पर्ची देनी होती है, फॉर्म देना होता है, ठीक है। जब केवल चेक कर रहे हैं तो आप अकाउंट नंबर बता सकते हैं, ठीक है। इस केस में पेलोड वो हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई पेलोड नहीं है। तो आप जब चेक करने जाते हैं तो बस आप बोल देते हैं कि हमारा बैलेंस चेक कर दो, आप अकाउंट नंबर बता देते हैं ऐसे ही, तो वो चेक कर देते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरह के एक्शंस हैं जो कि यूजर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिड्यूसर के ऊपर इतने सारे एक्शंस जो है यूजर परफॉर्म कर सकता है। एक सेकेंड, ये सही है, ठीक है। इतने सारे एक्शंस, यहां पे मैं एक्शंस लिख देता हूं, ये सारे एक्शंस हैं, ठीक है। अब एक्शन जो रिडक्स के अंदर होता है उसमें भी सेम चीज होता है, उसमें भी एक टाइप प्रॉपर्टी होगी और एक पेलोड प्रॉपर्टी हो सकती है। टाइप प्रॉपर्टी एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। पेलोड प्रॉपर्टी ऑप्शनल है, वो डिपेंड करता है एक्शन के ऊपर। तो अभी के लिए हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें केवल इंक्रीमेंट है, ठीक है, केवल इंक्रीमेंट है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम बताएंगे इसको, यहां पे हम अगर कंसोल में बस केवल अगर चेक करें हम, एक सेकेंड आ जाते हैं, तो यहाँ जो एक्शन है इसका टाइप आ गया है post/इंक्रीमेंट, तो ये इंक्रीमेंट हो गया। अब अगर हम डिक्रीमेंट, मान लो इंक्रीमेंट 2 बार कॉल कर दिया और एक बार डिक्रीमेंट कर दिया हमने, यहां पे अगर मैं डिक्रीमेंट कर देता हूं तो क्या होगा, अब यहां पे बस केवल तो हम यहां पे प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसके बेसिस पे हम स्टेट को अपने अपडेट भी कर सकते हैं और
मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे? इफ एक्शन डॉट टाइप इज इक्वल टू, अगर एक्शन डॉट टाइप इंक्रीमेंट है, ठीक है, अगर एक्शन डॉट टाइप इंक्रीमेंट है तो क्या करना है, तब ये चीज रिटर्न करना है, ठीक है। और यहां पे एल्स इफ लगा सकते हैं, एल्स इफ एक्शन डॉट टाइप अगर डिक्रीमेंट है ये चीज, तो हमें प्लस नहीं, हमें माइनस करना है, माइनस करके रिटर्न करना है। लेकिन ठीक है, चलो इतना अभी एक बार हम समझते हैं, ये देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम हर बार यहाँ पे कंसोल लॉग करें रिडक्स स्टेट, ये कोई रिडक्स वोडक्स हम कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं, हमारा केवल सिंपल जावास्क्रिप्ट है एकदम, ठीक है, सिंपल जावास्क्रिप्ट और हमारा सिंपल रिडक्स, मतलब रिडक्स नहीं, हम बस केवल रिड्यूसर समझ रहे हैं, रिड्यूसर कैसे काम करता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। ये देखो हमारा स्टेट पहले तो एक बार बढ़ा, दो बार बढ़ा, ठीक है, फिर जब हमने माइनस वाला किया तो ये घट गया। तो कुछ इस तरह से हम रिड्यूसर को बता सकते हैं एक्शन के माध्यम से। एक्शन जैसे हमारा बैंक के केस में जो हमारा कैशियर है, हम उसको अलग अलग काम बता सकते हैं, अलग अलग एक्शन बोल सकते हैं, अब ये एक्शन करो, अब ये एक्शन करो। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कुछ भी करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम जो रिड्यूसर है उसको अगर हम बोल दें कि खाना लाओ, ठीक है, अगर हम इसको बोल दें खाना लाओ तो ये खाना ला तो नहीं ला सकता है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर हम लास्ट में अपना स्टेट देखें तो अनडिफाइंड हो गया। तो ये क्योंकि यहाँ से इस फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, और जब कुछ भी नहीं रिटर्न किया तो ये लास्ट देखो हमने क्या किया है, हमने क्या बोला यहाँ पे, अगर एक्शन डॉट टाइप इंक्रीमेंट हो तो ये रिटर्न कर देना है, अगर एक्शन डॉट टाइप डिक्रीमेंट हो तो ये चीज रिटर्न कर देना है, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं मैच करेगा तो क्या रिटर्न करना है, तो अनडिफाइंड रिटर्न कर देना है ना। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा, और वही अनडिफाइंड यहाँ पे आ जाएगा जो कि रिडक्स स्टेट में अपडेट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें बाय डिफॉल्ट यहां से रिटर्न कर देना होता है रिटर्न स्टेट, जब कुछ भी ना हो तो स्टेट रिटर्न कर दो, ठीक है। जब इसमें से कुछ भी ना मैच करे, यहाँ पे लास्ट में अगर हम चाहें तो एल्स में रख सकते हैं, लेकिन एल्स में रखने की जरूरत नहीं है, एल्स के बिना भी ये चल जाएगा, ठीक है, एल्स के बिना भी ये रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे जब ये दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा तभी ये चलेगा, ठीक है। तो ये हम आखिरी में रिटर्न करवा देंगे अगर कोई भी केस नहीं मैच करा। तो यहाँ पे वैसे का वैसा ही स्टेट रह गया, इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। अब जब हमने बोला खाना लाओ या खाना स्लैश लाओ अगर कर देते हैं तब भी कुछ नहीं होगा, तो वैसे का वैसा ही स्टेट रह जाएगा। अगर हम यहाँ पे लास्ट में अगर प्रिंट करवाते हैं, एक सेकेंड, ये यहाँ पे था, ठीक है। तो देखो ये इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, जीरो से बढ़ के सबसे ऊपर हम एक बार प्रिंट करवा देते हैं जब जीरो रहता है, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब जीरो था तब ये प्रिंट होके आ गया, ठीक है। और एक बार बढ़ के ये 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर घट गया, ठीक है। फिर जो हमने बोला खाना लाओ तो कुछ भी नहीं किया। अब जैसे यहाँ पे जैसे बैंक में डिसाइड होता है, ठीक है, कि आप कुछ ही काम करवा सकते हैं कैशियर से या जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, कुछ ही काम, अब उनसे ये नहीं बोल सकते जाके खाना लाओ, ठीक है। कुछ ही काम वो आपका या तो बैलेंस चेक कर देंगे, या तो आपका बैलेंस निकाल के दे देंगे आपको, या तो आपको मतलब जमा कर लेंगे आपका ये डिपॉजिट, ये मैंने बोला बैलेंस चेक कर देंगे इसके लिए, लेकिन या तो डिपॉजिट करेंगे, या तो विड्रॉ करेंगे, या तो चेक बैलेंस करेंगे, या तो और कुछ अगर काम है जो कि बैंक से रिलेटेड है वो करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2-3 तरह के एक्शंस बैंक में भी डिसाइड होते हैं कि बैंक वाला रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर ये है, ठीक है। तो बैंक का रिड्यूसर क्या करेगा, बैंक का रिड्यूसर भी कुछ जो डिफाइंड एक्शन है वही करेगा, और जो हमारा जो रिडक्स का रिड्यूसर है वो भी जो डिफाइंड एक्शन है वही करेगा। अगर एक्शन डिफाइंड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे खाना लाओ एक्शन है, तो वो एज इट इज स्टेट को रिटर्न कर देगा। अब इसका नाम रिड्यूसर क्यों पड़ा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है इसका नाम रिड्यूसर क्यों है, क्यों, मतलब
स्टेट अपडेटर क्यों नहीं है, ठीक है। तो स्टेट अपडेटर इसका नाम इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो है ये स्टेट को अपडेट नहीं करता है, ठीक है। ये स्टेट को अपडेट नहीं करता है, रेडक्स खुद से स्टेट को अपडेट करता है। ये पूरा कोड हमने जो लिखा है ये रेडक्स में बिहाइंड द सीन्स कहीं से लिखा होगा, ठीक है। ये रेडक्स खुद से स्टेट को अपडेट करता है, हमारा रिड्यूसर नहीं करता। रिड्यूसर का क्या काम होता है, वो स्टेट को लेगा, ठीक है, वो एक्शन को लेगा, स्टेट और एक्शन दो चीजों को लेगा, दोनों को कंबाइन करके एक में बना देगा। क्या बना दिया, एक स्टेट में बना के रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है। जब भी हम रिड्यूसर को कॉल करेंगे वो एक वैल्यू देगा, तो घटा देता है, इसीलिए इसका नाम रिड्यूसर है। अगर आपने मैप फिल्टर रिड्यूस नाम से जो होता है ना, मैप फिल्टर और फिर थर्ड जो एरे मेथड होता है रिड्यूस, अगर उसको पढ़ा है तो रिड्यूसर का क्या काम होता है, वहां पे एक लंबा सा एरे है, मान लो 10 एलिमेंट्स हैं उसमें, तो रिड्यूस का काम होता है उसको कंप्रेस करके एक में कर देना। कोई भी लॉजिक आप उसमें लगा सकते हैं, लॉजिक लगा कि वो एक वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पे भी है, इसीलिए इसका नाम रिड्यूसर है। इसको हम एक वो देंगे, एक स्टेट देंगे और एक एक्शन देंगे, वो पूरा लॉजिक परफॉर्म करेगा और रिड्यूस करके एक वैल्यू देगा आपको, इसीलिए इसका नाम रिड्यूसर है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब आपको मैं एक टास्क देता हूं कि आप एक नया एक्शन यहां पे क्रिएट करिए, एक नए तरह का एक्शन परफॉर्म किया जा सके जिसका नाम हो इंक्रीमेंट बाई, ठीक है। इंक्रीमेंट बाई पोस्ट स्लैश इंक्रीमेंट बाई। अब उसमें क्या आएगा, उसमें एक्शन के अंदर केवल टाइप के साथ साथ पेलोड भी आएगा। अभी तक केवल टाइप हम भेज रहे हैं, अब उसके साथ पेलोड भी आएगा और पेलोड से आपको वैल्यू लेनी है और यहाँ पे इंक्रीमेंट बाई वो वैल्यू करनी है। अगर यूजर ने 10 भेजा है तो इंक्रीमेंट बाई 10 करना है। अब वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे एक खाना लाओ, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक सेकेंड, पोस्ट स्लैश इंक्रीमेंट बाई, ये हो जाएगा। अब टाइप यहाँ पे हमने भेजा ऑलरेडी, ठीक है। अब टाइप के साथ साथ आपको पेलोड भेजना है, ठीक है। पेलोड में आप मान लो यहाँ पे 20 भेज देते हैं या 10 भेज देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिड्यूसर के अंदर एक और एल्स इफ कंडीशन लिखनी है जिसके अंदर आपको चेक करना है अगर एक्शन का टाइप इंक्रीमेंट बाई है। अगर इंक्रीमेंट बाई है तो पेलोड से वैल्यू लेके इंक्रीमेंट बाई उतना करके फिर स्टेट को रिटर्न करना है। आप वीडियो को पॉज करिए और आप ये इंप्लीमेंट करके आप देखिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अभी अगर हम देखें तो इंक्रीमेंट बाई करने से कुछ भी इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर हम आए तो कितना भी बार हम इंक्रीमेंट बाई कर दें ये हमारा पोस्ट 1 ही रहेगा, ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और भी 2-3 बार इंक्रीमेंट बाई 10 कर देता हूँ तो भी ये देखो कुछ नहीं हुआ, एक एक बार बार आ रहा है क्योंकि हमारा डिफॉल्ट स्टेट यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू पोस्ट स्लैश इंक्रीमेंट बाई, ठीक है। अगर ये इंक्रीमेंट बाई है तो क्या करना है, तो हम पहले एक बार कंसोल लॉग करते हैं एक्शन को, ठीक है। तो एक्शन में यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट बाई जब जब था तो यहाँ पे कंसोल लॉग आया और 3 बार हमने कॉल किया तो 3 बार आया। अभी मैं एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इंक्रीमेंट बाई, ये इंक्रीमेंट बाई ये आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एक्शन हमने कंसोल लॉग किया उसमें एक और प्रॉपर्टी हमने पास की है, पेलोड। कहाँ से पास की है, यहाँ से पास की है, ठीक है। तो ये पेलोड है जो कि डिसाइड करेगा कि कितने वैल्यू से उसको इंक्रीज करना है। तो हम एक्शन डॉट पेलोड से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये प्लस वाला कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं। अब ये +1 नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट बाई चूज किया है तो पेलोड के अंदर जितना होगा उतना इस पोस्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप गेस करिए क्या होगा, पहली बार तो 1 बार बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट बाई 2 बार किया है, 2 बढ़ेगा फिर 1 घटेगा, 1 हो जाएगा,
फिर 10 बढ़ेगा, फिर 10 बढ़ेगा तो 20 बढ़ जाएगा, 20 और 1 21, टोटल 21 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम आके देखें तो पोस्ट बढ़ के 21 हो गया। मैंने यहाँ 26 देख लिया, मैंने सोचा 26 कैसे आ गया ठीक है, तो ये 21 हो गया यहाँ पे, ये हमारा पोस्ट बढ़ के 21 हो गया क्योंकि इंक्रीमेंट बाई हमने 10 कर दिया। अगर हम और 2 बार कर दें, मतलब और 1 बार कर दें, तो ये 31 हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाई 10। हम ये इंक्रीमेंट बाई हम ये चेंज कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे हम 20 कर देते हैं और यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं, या चलो मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो 11 से 10 बढ़ा, 11 से 20 बढ़ा, 20 बढ़ के हो गया 30, ठीक है, या 31 हो गया, और 31 प्लस 5 36। तो हम यहाँ से इंक्रीमेंट बाई मतलब बता सकते हैं किस तरह से हमें इंक्रीज करना है। ये बैंक के केस में कुछ वैसे ही है, ठीक है, कि हमें इतना पैसा जमा करना है, हमें 10 रुपये जमा करने हैं, हमें 20 रुपये जमा करने हैं, हमें 5 रुपये जमा करने हैं, तो हमें क्या करना है और हमें कितना करना है, ठीक है, हमें जमा करना है और कितना करना है। तो ये सारी बातें हम बता सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इतना सारा कोड, ये तो बहुत ही रिपीटेटिव कोड है और फालतू कोड है, ठीक है, बार बार हम कंसोल में प्रिंट करवा रहे हैं, बार बार हम इसको रिडक्स के स्टेट को अपडेट करते हैं। तो क्या ऐसे ही रिडक्स में होता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ऐसे। ये सारी चीज़ें रिडक्स खुद से मैनेज करता है। स्टोर को अपडेट करना, अपने स्टेट को अपडेट करना, वो रिडक्स खुद से हैंडल करता है। कैसे करता है? रिडक्स हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसको हम देखेंगे। तो चलो हम रिडक्स के थ्रू ही देखते हैं। रिडक्स हम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हम रिडक्स को अपने इसमें, मतलब जितना हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है अभी, उसको हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे, ये सब कुछ काम का है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, ये तो हमारी सिंपल जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसमें हम कैसे कर पाएंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट और HTML है। तो उसके लिए आपको करना है npm init, ठीक है, npm init -y ये कर देना है। इससे आपका एक सिंपल npm का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपके सिस्टम में पार्सल इंस्टॉल नहीं है, मैं यहाँ पे पार्सल यूज़ करने जा रहा हूँ, तो आपको पार्सल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद npm इंस्टॉल पार्सल है। पार्सल इंस्टॉल करने का जो कमांड है पार्सल js, ठीक है। तो पार्सल क्या होता है? पार्सल मैंने बहुत ही अच्छे से रिडक्स के कोर्स में बताया है। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड का होगा कोई, वो एक सेकेंड मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे गेट स्टार्टेड है, ठीक है, बिल्डिंग वेब ऐप विद पार्सल ये है, ठीक है। npm इंस्टॉल पार्सल, ये एज अ डेव डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप चाहें, नहीं तो आप ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम करेगा। तो मेरे में ग्लोबली इंस्टॉल्ड है, कुछ इस तरह से ग्लोबली अगर इंस्टॉल करना है तो -g लगा के इस तरह से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये ग्लोबली आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो पार्सल क्या होता है? पार्सल एक बंडलर है, जैसे वेब पैक होता है, जैसे वीट होता है, ऐसे ही एक बंडलर है। ये हमारी एप्लीकेशन में अगर हम अलग अलग फाइल्स क्रिएट करते हैं तो इन सबको इकट्ठा बंडल करके और एक सर्वर स्टार्ट कर देता है, जिससे हम अलग अलग फाइल्स में काम कर सकते हैं। इसको बहुत ही डिटेल पार्सल को मैंने रिडक्स वाले वीडियो में बताया, आप वो वीडियो देखना, आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो रिएक्ट का पूरा प्रोजेक्ट बन के आता है, वीट का यूज़ करें या क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करें, जो कि अब करते नहीं है, वो कैसे बनता है। वहाँ पे वेब पैक बिहाइंड द सीन्स यूज़ होता है, वीट के केस में वीट यूज़ होता है। तो वो सब कुछ पूरा बंडल करके कैसे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन चलती है, वो समझ में आएगा जब आप पार्सल पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो अभी चलने देते हैं, मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा यहाँ पे कि पार्सल क्या काम कर रहा है। तो पार्सल इंस्टॉल है मेरे में, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगा रहा है। ये पार्सल इंस्टॉल हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, npx पार्सल index.html ये करके एंटर कर देना है। जैसे ये करके एंटर करेंगे, बहुत ही सिंपल है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, हमारा पार्सल का सर्वर स्टार्ट हो गया है। और ये लोकल होस्ट 1234 पे स्टार्ट हुआ है। ये हमारा पार्सल का सर्वर कुछ वैसे ही है, देखो जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही है। लेकिन अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं रिडक्स को, npm i रिडक्स, ठीक है। पहले हम इंस्टॉल कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम उसको इंपोर्ट करके यूज़ नहीं कर पाते।
अगर हम इंपोर्ट करने जाते हैं यहाँ पे तो इंपोर्ट नहीं होता। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को नोड मॉड्यूल्स नहीं पता है, ये नोड मॉड्यूल से जब भी हम इंपोर्ट करते हैं कुछ तो नोड मॉड्यूल से आता है। ये देखो रिडक्स, ठीक है, हमने रिडक्स इंस्टॉल कर लिया। अब रिडक्स यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ गया है। ये क्या आ रहा है बार बार, मैं इसको क्लियर करता हूँ। एक बार मैं फिर से पार्सल index.html करता हूँ, हमारा ये पार्सल का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे अब रिडक्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर इंपोर्ट करें रिडक्स को, ठीक है, इंपोर्ट रिडक्स। अच्छा, रिडक्स को हम एज इट इज नहीं इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। रिडक्स हमें एक फंक्शन देता है क्रिएट स्टोर। अभी ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा, इंपोर्ट करने जा रहा हूं तो ये सजेशन नहीं दे रहा है। और अगर मैं करता भी हूं इंपोर्ट, ठीक है, क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स, अगर मैं करता भी हूं तो ये देखो ये एरर आ गई, ठीक है। ये क्या एरर आ रही है, देखो ये बोल रहा है ब्राउजर स्क्रिप्ट्स कैन नॉट हैव इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। ये बोल रहा है ब्राउजर स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या दिक्कत है यहाँ पे, एड टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल, ठीक है, इन द स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग जो है उसमें टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल ऐड करो। तो यहाँ पे हमें टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल ये ऐड करना है। अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो हमें HTML के अंदर ये टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल ऐड करना है, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब एक बार फिर से मैं npx पार्सल index.html अगर करूंगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्रिएट स्टोर हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही से चल रहा है। अब इसको हम कॉल करते हैं एक बार। अगर हम कॉल करें console log या console log में ही प्रिंट करते हैं क्रिएट स्टोर, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि क्रिएट स्टोर के ऊपर एक क्रॉस लाइन बनी है। तो ये बेसिकली एक डिप्रिकेटेड मेथड है। ये इसको हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं तब हम क्रिएट स्टोर का नहीं यूज करते हैं, हम रिडक्स टूलकिट यूज करते हैं। वहां से कॉन्फ़िगर स्टोर नाम से एक फंक्शन मिलता है, तो उसको हम यूज करते हैं। ये बोल रहा है कि ये स्टडी पर्पज के लिए बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कहीं एक लिखा होगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे ये लिखा है यू शुड नॉट बी यूजिंग रिडक्स कोर पैकेज बाय इटसेल्फ, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर लर्निंग पर्पजेस। तो ये बोल रहा है रिडक्स को तुम्हें लर्निंग के अलावा और किसी भी तरह से नहीं यूज करना है। तो हाँ, हम बस सीख रहे हैं, अभी हम रिडक्स सीख रहे हैं। पहले जब हम रिडक्स सीख जाएंगे उसके बाद हम रिडक्स टूलकिट यूज करेंगे। ये बेसिकली रिकमेंड कर रहा है कि रिडक्स टूलकिट यूज करो, कॉन्फ़िगर स्टोर ये वाला मेथड यूज करो, ठीक है। क्रिएट स्टोर ये डेप्रिकेट हो चुका है। क्रिएट स्टोर को मैंने कंसोल लॉग कर दिया है, यानी कि हमारे कंसोल में प्रिंट होगा। और एक बार अगर हम चल के देखें तो ये कुछ इस तरह से ये हमें दिख रहा है। क्रिएट स्टोर जो फंक्शन है ये एक फंक्शन है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब अगर बहुत ही अच्छे से देखना है तो console.dir कर सकते हैं। अगर console.dir कर देंगे तो हमें एकदम ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। इसके अंदर मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब दिखेंगी। इसका नेम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ये हमें एक दूसरे तरह से दिखेगा बस, ठीक है। तो ये console.dir करके हमने देख लिया। अब ये फंक्शन है यानी कि इसको कॉल करेंगे, तो इसको मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। फंक्शन ने कॉल कर दिया। अब ये एरर दे रहा है एक्सपेक्टेड द रूट रिड्यूसर टू बी अ फंक्शन इंस्टेड रिसीव्ड अनडिफाइंड। तो ये एरर क्या आ गई, ये एरर देखो, अगर हम बैक जाएं तो यहाँ पे देखो ये रिड्यूसर नाम से एक पैरामीटर है। यहाँ पे 3 पैरामीटर हैं, ठीक है। तीनों में से ये जो पहला वाला है वो मैंडेटरी है, ये दोनों ऑप्शन है और इसको हम यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। यूज करेंगे लेकिन अभी नहीं यूज करेंगे। ये हम बस केवल इसको यूज करेंगे, पहला जो रिड्यूसर है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जो पहला पैरामीटर है उसको, तो हमने इसको जब कॉल किया तो इसने एरर दे दिया और हम कंसोल में प्रिंट नहीं करवाते हैं इसको, हम ऐसे नॉर्मली ही कॉल करते हैं। और ये बोल रहा है कि जो अभी एरर दे रहा है कि एक्सपेक्टेड रूट रिड्यूसर टू बी अ फंक्शन। तो जब भी हम इसको कॉल करते हैं तो हमें एक फंक्शन देना पड़ता है जो कि एक रिड्यूसर हो, ठीक है। अब ये हमने एक रिड्यूसर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है तो हम यही रिड्यूसर दे सकते हैं।
तो मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, हालांकि ऊपर कर सकते हैं लेकिन मैं इसको नीचे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ और ये सारा कोड मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा कोड रिमूव कर देता हूँ और ये हमने एक रिड्यूसर नाम से फंक्शन बनाया है और मैं अगर रिड्यूसर को यहाँ पे पास कर दूँ तो एरर नहीं आएगी, एरर नहीं आई, कुछ भी हुआ भी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ रिटर्न करेगा, ये जो रिटर्न करेगा उसका नाम हम रखते हैं स्टोर। ठीक है, रखने को कुछ भी रख सकते हैं, रखने को तो हम ABCD भी रख सकते हैं। ठीक है, ABCD मैंने नाम रख दिया, इसको हम कंसोल लॉग करते हैं ABCD नहीं, मैंने ABC नाम दे दिया। तो ये जो आया है ना, ये होता है स्टोर। ठीक है, इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, हर प्रॉपर्टी को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हर को नहीं समझेंगे, जो कि जरूरी है उसको समझेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही मैंने बोल दिया। तो इसका नाम मैं थोड़ा फिक्स कर देता हूँ, स्टोर। स्टोर जो है वो अच्छा नाम है। जो ये क्रिएट स्टोर रिटर्न करता है उसको हम स्टोर बोलते हैं, क्योंकि इसने स्टोर रिटर्न किया है, क्रिएट स्टोर उसका नाम ही है, तो स्टोर रिटर्न ही करेगा। तो इसके अंदर एक फंक्शन है डिस्पैच, एक फंक्शन है गेट स्टेट और एक फंक्शन है सब्सक्राइब। इन तीनों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक डिस्पैच, एक गेट स्टेट और एक सब्सक्राइब, और इन सब की और दूसरों की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं सबसे हमारा काम हो जाएगा। तो देखो अब क्या काम है, देखो एक तो हमें गेट स्टेट दिख रहा है, ये सबसे यूजफुल चीज हमें ये दिख रहा है। अगर हम इसको कॉल करें डॉट गेट स्टेट, ठीक है, गेट स्टेट अगर हम देखें तो एक मेथड है, ये एक इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है। ठीक है, मेथड क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है, तो इसको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कॉल कर सकते हैं। तो डॉट गेट स्टेट अगर मैं करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। ये क्या है, हमारी स्टेट तो अनडिफाइंड है, स्टेट के अंदर कुछ है ही नहीं। तो जो हमारा रिड्यूसर होता है ना, उसमें हमें इनिशियल स्टेट पास करनी होती है। हम इनिशियल स्टेट कैसे पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से रख सकते हैं। ये होता है ये इनिशियल फर्स्ट टाइम में। ठीक है, ये यहाँ पे क्या स्टेट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में हम अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम ये रिडक्स स्टेट रख दें तो ये रिडक्स स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट हमें देनी पड़ती है। ये इनिशियल स्टेट हमने यहाँ पे दे दी रिडक्स स्टेट, तो ये मिल गई। तो हम इसका नाम रिडक्स स्टेट से चेंज करके कर देते हैं इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये काफी कॉमन नेम है और हम इस इनिशियल स्टेट को चेंज भी नहीं करेंगे, तो इसको मैं कॉन्स्ट बना देता हूं। एक सेकेंड, इनिशियल स्टेट को अब हम नहीं चेंज करेंगे। अब ये जो गेट स्टेट आया है ना, यहां पे अपडेटेड सारा चीज रहेगा। तो अभी देखना, ये गेट स्टेट हमें मिल गया, हमने यहाँ पे किया गेट स्टेट, ये ठीक है, हमें स्टेट मिल गया, हमने स्टोर क्रिएट कर लिया, हमें स्टेट मिल गया। स्टेट क्या मिला, जो हमने इनिशियल स्टेट डिफाइन किया था। ठीक है, वो मिल गया इनिशियल स्टेट। देखो इस रिड्यूसर को जो रिडक्स है वो बिहाइंड द सीन्स कॉल करता है। कैसे कॉल करता है, जिससे हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना, कुछ इस तरह से। ये रिड्यूसर जैसे हमने कॉल किया था थोड़ी देर पहले, इसमें वो जो करंट स्टेट की प्रॉपर्टी है वो डाल देता है, प्रॉपर्टी नहीं, करंट स्टेट की वैल्यू, और एक चीज डालता है, वो एक्शन डालता है। ठीक है, एक्शन डाल देता है और करंट स्टेट, ये दोनों चीज डाल देता है। तो यहां पे जब पहली बार कॉल करेगा, एकदम फर्स्ट टाइम जब रिडक्स कॉल करेगा, तो क्या है, एकदम शुरुआत में स्टेट कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट देते हैं। एक बार हमने शुरू कर दिया, इनिशियल स्टेट दे दिया, तो फिर दोबारा से जब कॉल करेगा तो दोबारा से जो भी अपडेटेड स्टेट होगी उसको वो डालेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट डालते हैं। हमने गेट स्टेट कर लिया, अब हम स्टेट को अपडेट कैसे करेंगे। ठीक है, स्टोर के अंदर हमें पता चल गया कि इस गेट स्टेट मेथड से हमें स्टेट मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इसको अपडेट कैसे करेंगे, तो यहीं पे हमारा जो दूसरा फंक्शन है, ये मैंने क्या कंसोल लॉग कर दिया। ये एक सेकेंड, मैं केवल स्टोर को रखता हूं यहाँ पे, तो यहीं पे हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो काम आएगा। एक बार मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूं, साइड बाय साइड खोल लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। ये, और मैं इसको ऊपर से नीचे ले आता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड,
ये ठीक है। तो और भी छोटा कर सकते हैं इसको, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टोर है उसके अंदर जो डिस्पैच फंक्शन है ये काम आता है, ठीक है। अगर हमें रिड्यूसर को कॉल करना है तो हम डिस्पैच के थ्रू कॉल करते हैं, हम डिस्पैच को कॉल करते हैं और डिस्पैच बिहाइंड द सीन्स इस रिड्यूसर को कॉल करेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, डिस्पैच को कैसे कॉल करेंगे, तो स्टोर डॉट डिस्पैच, ठीक है। ये एक फंक्शन है, इसको हमने कॉल कर दिया, लेकिन कॉल किया तो ये एरर आ गई। क्यों एरर आ गई, क्योंकि डिस्पैच के अंदर हम एक्शन पास करते हैं, क्या काम हमें करवाना है। हमने देखा था रिड्यूसर, देखो एक्शन किसको चाहिए, एक्शन चाहिए रिड्यूसर को, ठीक है, एक्शन रिड्यूसर को चाहिए, ठीक है। लेकिन हम रिड्यूसर को तो डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। यहां पे हमें स्टोर के अंदर कहीं डायरेक्टली रिड्यूसर तो मिला नहीं है जिसके अंदर हम कॉल करें, रिड्यूसर डालें, ठीक है, रिड्यूसर के अंदर हम एक्शन डालें और स्टेट डालें, ये तो मिला नहीं है। हमें मिला है डिस्पैच फंक्शन, डिस्पैच के थ्रू हम रिड्यूसर को कॉल करेंगे। तो डिस्पैच के अंदर ही हमें एक्शन डालना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहीं पे एक्शन नाम से एक पैरामीटर मेंशन है, तो ये बोल रहा है, यहाँ पे एरर आ रही है, एक्शंस मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एक्शंस एक प्लेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो मैंने प्लेन ऑब्जेक्ट पास कर दिया, चलो ठीक है, प्लेन ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। अब दूसरी एरर आ गई, एक्शंस में नॉट हैव अनडिफाइंड टाइप प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्शंस के अंदर टाइप प्रॉपर्टी जो है वो अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। यू मे हैव मिसस्पेल्ड एक्शन टाइप, ठीक है। तो बोल रहा है तुमने या तो गलत लिख दिया या तो पास नहीं किया टाइप प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम टाइप प्रॉपर्टी पास कर देते हैं, टाइप इज इक्वल टू ABCDEFGH, ठीक है, ये कर दिया, एरर चली गई। लेकिन क्या स्टेट हमारा चेंज हुआ, अगर हम इसके बाद कर देंगे यहाँ पे कंसोल लॉग, तो स्टेट हमारा चेंज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी केस मैच नहीं हुआ, ना तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, ना तो पोस्ट डिक्रीमेंट है इसमें, ना तो कुछ है। तो हम एक काम करते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो -1 वैल्यू हो जाएगी इसकी। ये देखो पोस्ट डिक्रीमेंट किया, ये -1 वैल्यू हो गई, है ना मस्त। तो इस तरह से ये काम करता है। जैसे हमने खुद का अभी थोड़ा छोटा सा रेडक्स बनाया था, अभी हमने फुली फ्लेज रेडक्स नहीं बनाया, हम एक बार रेडक्स को यूज करना सीख लेंगे, उसके बाद हम अपना खुद का ही रेडक्स लिख डालेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस कई सारी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। एक्शन, फिर एक्शन के अंदर टाइप, और फिर एक्शन के अंदर पेलोड भी होता है, ये देखो एक्शन के अंदर पेलोड हो गया, ठीक है। और फिर रिड्यूसर आ गया, रिड्यूसर के साथ साथ यहाँ पे नया चीज रिडक्स ने दे दिया, डिस्पैच, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है नाम में। बाकी जो फ्लो है पूरा, जो रिडक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है, ठीक है। बस स्टेप्स हैं, प्रोसीजर हैं, जैसे बैंक के अंदर प्रोसीजर होता है, डायरेक्टली जाके आप हपक के ऐसे निकाल नहीं लेते हैं वहां से, ठीक है, सीधा वहां पे जाके ऐसे हाथ से नहीं निकाल लेते, आपको बोलना पड़ता है कैशियर को, जो कि रिड्यूसर है, ठीक है। रिड्यूसर वहां से आपको निकाल के दे देगा पैसा। तो जो पूरा प्रोसीजर बैंक में होता है, वैसे यहाँ पे भी रिडक्स के अंदर भी पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है, कोई भी ऐसा नहीं चेंज कर सकता। तो रिड्यूसर को तैनात किया जाता है ताकि वो हमारी स्टेट को अपडेट कर सके एक अच्छे वे में। तो ठीक है, ये हमने डिक्रीमेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट, ठीक है, तो इंक्रीमेंट भी हो गया। अब डिक्रीमेंट, देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो गया, तो हमें लग रहा है कि कोई वैल्यू बढ़ी ही नहीं, लेकिन वैल्यू बढ़ी क्योंकि हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों करने के बाद में स्टेट को प्रिंट करवाया है। अगर हम इसके बीच में एक बार स्टेट को प्रिंट करवा देंगे तो हमें ये देखो 0 थी, घट गई, फिर बढ़ गई, -1 से जब 1 बढ़ेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बार बार जब भी स्टेट चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा अगर हो कि ऑटोमेटिक पता चल जाए तो बहुत सही रहेगा, बार बार हमें कंसोल लॉग नहीं करना पड़ेगा। तो उस केस में हमें ये जो सब्सक्राइब मेथड है वो काम आता है, ठीक है। ये सब्सक्राइब बहुत ही मस्त चीज है, एक ही बार हम बता देंगे कि ये जो स्टोर है इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और उसके अंदर ऑटोमेटिक जो भी हमें करवाना होगा वो करवा सकते हैं। कैसे, ये हम अलग अलग कंसोल लॉग इसको हटा देते हैं, ठीक है, और हम क्या करेंगे,
यहाँ से भी कंसोल लॉग हटा देते हैं और ये वाला स्टोर वाला कंसोल लॉग रखा रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, स्टोर डॉट सब्सक्राइब ये कर देते हैं। इसके अंदर हम सब्सक्राइब के अंदर हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं, ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर हम कंसोल लॉग करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब जब हमारा स्टेट चेंज होगा तब ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ये सब्सक्राइब मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब जब हम कोई भी एक्शन डिस्पैच करेंगे। इस चीज को बोलते हैं एक्शन डिस्पैच करना, ठीक है। ये था एक्शन, ये जो ऑब्जेक्ट था ये था एक्शन, इसको हमने डिस्पैच कर दिया। जैसे हम बैंक के अंदर जाके इस एक्शन डिस्पैच करते हैं, ये जो बंदा है, जो कस्टमर है, ये एक्शन अलग अलग एक्शंस डिस्पैच कर सकता है। डिस्पैच का मतलब भेजना, ठीक है। तो ये रिड्यूसर को बोल सकता है डिपॉजिट 1000 रुपए, ठीक है, विड्रॉ 2000 रुपए, चेक बैलेंस, ठीक है। तो इतना ये अलग अलग तरह के एक्शंस डिस्पैच कर सकता है। डिस्पैच का मीनिंग होता है भेजना। जैसे कोरियर डिस्पैच करते हैं ना, जब अमेजोन से ऑर्डर करते हैं तो बोलता है कि कोरियर हैज योर मतलब ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड। तो डिस्पैच का मतलब होता है भेजना। तो जैसे ये कस्टमर अलग अलग एक्शंस डिस्पैच कर सकता है यहाँ पे काउंटर पे, एक बैंक के काउंटर के अंदर, वैसे ही यहाँ पे हम अलग अलग एक्शंस डिस्पैच कर सकते हैं। स्टोर के ऊपर हम अलग अलग एक्शंस, हमने इंक्रीमेंट एक्शन डिस्पैच किया और हमने डिक्रीमेंट, पहले तो डिक्रीमेंट किया फिर इंक्रीमेंट एक्शन डिस्पैच किया, ठीक है। तो अब हम चाहे जितने एक्शंस डिस्पैच करेंगे ऑटोमेटिकली हमें ये अपडेटेड स्टेट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे स्टेट हमें तुरंत ही प्रिंट होके मिल जाएगा क्योंकि हमने सब्सक्राइब कर लिया है। इसके अंदर कोई भी कोड लिखा होता, सारा कोड इस फंक्शन के अंदर चलेगा जब जब हम इस चीज को मतलब एक्शन डिस्पैच करेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा समझ लेते हैं कैसे काम हो रहा है, हालांकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो देखो, स्टोर जब हमने क्रिएट किया था, कहाँ पे क्रिएट किया था, यहाँ पे स्टोर क्रिएट जब किया था हमने, तो हमने इस स्टोर फंक्शन को जब भी क्रिएट कर रहे थे तो हमने ऑलरेडी इसको रिड्यूसर दे दिया था, ठीक है। इसको रिड्यूसर मिल गया है, इसको पता है ये फंक्शन कहाँ पे रखा है, ठीक है, ये पता चल गया। तो इसने रख लिया अपनी मेमोरी में कहीं स्टोर कर लिया, ठीक है। और इसने हमें रिटर्न करके दिया एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर इसने एक प्रॉपर्टी लगा दी डिस्पैच, ठीक है। और उसने रिडक्स ने कहा कि तुम रिडक्स को कॉल कर सकते हो लेकिन डायरेक्टली नहीं कॉल करना है तुम्हें क्या करना है, डिस्पैच को कॉल करना है। डिस्पैच में तुम एक्शन पास कर देना, फिर रिड्यूसर को मैं कॉल करूंगा। रिड्यूसर के अंदर मैं अपना स्टेट पास कर दूंगा जो करंट स्टेट है, और एक्शन पास कर दूंगा जो तुमने यहाँ डिस्पैच के अंदर पास किया होगा। ये एक्शन है ना। एक्शन एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये रिडक्स जो है बिहाइंड द सीन्स कॉल करता है। जब भी हम डिस्पैच करते हैं तो रिडक्स रिड्यूसर को कॉल कर देता है, बस, ठीक है। तो हमने बोल दिया डिस्पैच इंक्रीमेंट, डिस्पैच डिक्रीमेंट। तो रिडक्स बाय डिफॉल्ट नहीं, बिहाइंड द सीन्स इस चीज को कॉल कर देगा, ठीक है। और ये कॉल करने के साथ साथ क्या करेगा, इसका जहां भी कहीं स्टेट होगा मेमोरी में, इसने स्टेट भी मेमोरी में अपने रख लिया है, ठीक है। और स्टेट हमें डायरेक्टली नहीं दिया, उसने एक फंक्शन दे दिया कि तुम इस फंक्शन को कॉल करना तब तुम्हें स्टेट मिलेगा, ठीक है। ये देखो, इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तब हमें स्टेट मिलता है। तो स्टेट को भी इसने कहीं मेमोरी में रख लिया है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम बना सकते हैं खुद से। हम देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में खुद से बना के देखेंगे कि हम रिडक्स कैसे बना सकते हैं। तो ये रिडक्स ने स्टेट को रख के छुपा लिया है कहीं, ठीक है, ताकि यूजर डायरेक्टली उसको एक्सेस करके उसको अपडेट ना कर पाए। वो एक फंक्शन को कॉल करेगा तो उसको स्टेट मिल जाएगा, ठीक है, ये गेट स्टेट फंक्शन। और रिड्यूसर को भी उसने छुपा लिया है। उसने हमें बस केवल एक डिस्पैच फंक्शन दे दिया, एक सब्सक्राइब फंक्शन दे दिया और एक गेट स्टेट फंक्शन दे दिया। इसी से हमारा काम हो जाएगा पूरा। और बिहाइंड द सीन्स वो रिड्यूसर को कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद जो बिहाइंड द सीन्स उसने स्टेट को छुपा रखा है उसको वो अपडेट कर देगा। और अपडेट करने के बाद वो बोलेगा सब्सक्राइब के अंदर जो भी फंक्शन है उसको कॉल कर दो, और जब कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे अपडेटेड स्टेट मिलेगा। तो जो हम पहले कॉल कर रहे थे ना, यहाँ पे जो हमारा ये रिडक्स स्टेट यहाँ पे नाम दिया था हमने, फिर रिडक्स स्टेट इज इक्वल टू ऐसा करके फिर हम रिड्यूसर को कॉल कर रहे थे ना, तो वो काम ये यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स कर रहा है रिडक्स, ठीक है। अब
यहाँ पे हम डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाई ये वाला एक बार करके देखते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, एक बार मैं करता हूं इसको इंक्रीमेंट बाई, ये चीज, तो ये हमने कर दिया इंक्रीमेंट बाई। अब ये नॉट अ नंबर आ गया। ठीक है, नॉट अ नंबर क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे हमें पेलोड पास करना था जो कि हमने पास नहीं किया है। अब वहां पे अनडिफाइंड गया होगा। अब उसने एक नंबर में अनडिफाइंड जब प्लस किया, एक नंबर है मान लो जो कि 0 रहा होगा या 1 रहा होगा, 0 रहा होगा मान लो। ठीक है, 0 ही था, यहाँ पे 0 था। 0 में अगर तुम अनडिफाइंड ऐड करोगे तो नॉट अ नंबर ही आएगा। वही नॉट अ नंबर यहाँ पे आ गया। किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर होता है उसमें अगर अनडिफाइंड ऐड करेंगे तो नॉट अ नंबर आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे आ जा रहा है। तो हमें यहाँ पे पेलोड पास करना है। ठीक है, पेलोड हम पास करेंगे, पेलोड दे देंगे 10। ठीक है, तो ये देखो ये बाई 10 इंक्रीज होगा, 0 से सीधा 10। अगर हम यहाँ पे 15 कर देते तो बाई 15 इंक्रीज होगा सीधा। अगर हम डिक्रीमेंट नहीं करते हैं शुरू में, मैंने डिक्रीमेंट वाली लाइन कमेंट कर दी, तो सीधा ये एक बार 0 से इंक्रीज होके 1 हुआ, फिर यहाँ पे 15 से इंक्रीज होके 16 हो गया ये। ठीक है, 1 के बाद जब 15 बढ़ेगा तो 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत सही है, एकदम मस्त काम कर रहा है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप जैसे हमने इंक्रीमेंट बाई किया है, ऐसे ही आप एक डिक्रीमेंट बाई करो। आप एक एल्स इफ कंडीशन लगाओ और एक डिक्रीमेंट बाई करो। इसको आप खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है यार, ये तो कर ही लोगे। वीडियो पॉज करो, करो खुद से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। इसको अब हम करते हैं। इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया है, एक करली ब्रैकेट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इंक्रीमेंट बाई की जगह पे हम डिक्रीमेंट बाई कर देते हैं। ये हमने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। और जब हम डिक्रीमेंट बाई करेंगे, पहले हम इंक्रीमेंट करते हैं फिर डिक्रीमेंट करते हैं, और पहले हम इंक्रीमेंट बाई 15 करते हैं फिर डिक्रीमेंट बाई। ठीक है, या डिक्रीमेंट बाई अगर ग्रामेटिकल के हिसाब से देखें तो उतना सही नहीं है, डिक्रीज बाई होना चाहिए या इंक्रीज बाई होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अभी यही रहने देते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट बाई डिक्रीमेंट बाई यही रखते हैं। तो देखो इंक्रीमेंट बाई हमने 15 किया, 15 हो गया, फिर डिक्रीज बाई अगर हमने 15 कर दिया तो ये फिर से 0 हो गया। लेकिन मान लो मैं डिक्रीज बाई 5 करता हूँ, ठीक है, डिक्रीमेंट बाई 5 करता हूँ, तो ये 15 से घट के 5 हो जाएगा। बस काम कर रहा है, सही है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि आपको ये इंक्रीमेंट बाई नहीं, आपको ये इंक्रीज बाई रख रहा है। ठीक है, ये बहुत सही नाम नहीं है। इंक्रीज बाई ज़्यादा ग्रामेटिकली ज़्यादा करेक्ट है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे कंट्रोल डी करके चेंज करना होगा, और इसको करना होगा इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमें दो दो जगह पे चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, ये जहाँ पे डिस्पैच कर रहे हैं वहाँ पे भी और यहाँ पे भी दो दो जगह पे चेंज करना पड़ रहा है। तो ये बहुत सही चीज़ नहीं है। कुछ ऐसा हो कि एक ही जगह पे चेंज करना पड़े तो काम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसको बैक कर दिया जैसे था। हम एक वो बना सकते हैं, एक वेरिएबल बना सकते हैं, है ना। हम एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसका नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और एक पोस्ट इंक्रीमेंट या ऐसे पोस्ट इंक्रीज, या क्या नाम दें, इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट, बस ये नाम दे दिया। इंक्रीमेंट के अंदर हम ये लिख देंगे, ये पूरा चीज। एक सेकेंड, हम अलग अलग मतलब नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। डिक्रीमेंट ये लिख दिया, और ये हो जाएगा पोस्ट स्लैश डिक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट बाई यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और इंक्रीमेंट बाई यहाँ पे हो जाएगा, और सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाई कॉन्स्ट इंक्रीमेंट बाई, ये हमने कर दिया।
अरे डिक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, डिक्रीमेंट बाई। तो ये हमने कर दिया। अब इसका नाम हम मान लो इसका नाम हम इंक्रीमेंट बाई नहीं, हम इसका नाम इंक्रीज बाई रखना चाहते हैं, इंक्रीज बाई, ठीक है, और इसका नाम डिक्रीज बाई, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब हम इसको यूज कर सकते हैं यहां पे, है ना। अगर हम इस इंक्रीमेंट को यहां पे लिख दें तो सेम चीज है, पूरा वही स्ट्रिंग यहां पे आ जाएगा। अगर हम ये चीज यहां पे लिख दें तो ये पूरा स्ट्रिंग यहां पे आ जाएगा, सेम चीज, ठीक है। और इंक्रीज बाई अगर हम लिख देते हैं यहां पे तो ये हो जाएगा ये सेम चीज, और इंक्रीज बाई यहां पे लिख देते हैं तो ये सेम चीज हो जाएगा यहां पे। और यहां पे अगर हम देखें तो एकदम सही से चलेगा। एक सेकेंड, कुछ सिंटैक्स एरर है, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं तो सही हो गया, वो बीच का कोई एरर था, ठीक है। तो ये चल रहा है। अब यही वेरिएबल हम यहां पे भी यूज कर सकते हैं। यही वेरिएबल हम, ये डिक्रीमेंट वाला वेरिएबल हो गया, ठीक है, डिक्रीज बाई, और ये इंक्रीज बाई हो गया, और ये हो गया डिक्रीमेंट, और ये हो गया इंक्रीमेंट, ये हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अगर हमें यहां पे इंक्रीमेंट बाई हमने लिखा है तो पहली बात तो फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर कुछ भी हो, लेकिन अगर हमें चेंज करना भी है तो हम एक जगह पे चेंज करेंगे, इंक्रीज, या हम कुछ भी नाम लिख देंगे, कुछ भी हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं, ऑटोमेटिक ये दोनों जगह पे उठा लेगा क्योंकि हमने वेरिएबल यूज किया है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करके कर देते हैं इंक्रीज बाई। ये मैं यहाँ से नाम ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंक्रीज बाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी डिक्रीज बाई। तो ये सही है, ये तो बहुत ही सही है, मतलब बढ़िया है, ठीक है, काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन ये है कि जो एक्शन टाइप है, ठीक है, ये एक कन्वेंशन है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है इसको करना, ठीक है। ये अलग अलग लिखना बहुत ही अच्छा नहीं होता है, जैसे हमने पहले किया था, ये ज़्यादा सही है। लेकिन इसमें भी कन्वेंशन ये है कि अगर आपने एक्शन टाइप किया है ना तो उसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर में रखो, पूरा कैपिटल रखो। कैसे? कुछ इस तरह से, एक सेकेंड, कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूं मैं। इंक्रीमेंट, ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मैंने तीनों जगह से ये चेंज किया, और यही सेम चीज मुझे यहां से मैं अल्ट प्रेस करके अगर डबल क्लिक करता हूं या सिंगल क्लिक करूंगा तो भी मेरा कर्सर पूरा वहां पे पहुंच जाएगा। इसको डिक्रीमेंट बोल देंगे, ठीक है, और इसको इंक्रीमेंट बाई और इसको डिक्रीमेंट बाई। अब इसमें अगर हमें दो शब्द को अगर अलग अलग लिखना है तो हम ऐसे डैश का यूज कर, डैश नहीं, अंडरस्कोर का यूज करेंगे। ये है कन्वेंशन, ठीक है, इंक्रीमेंट बाई डिक्रीमेंट बाई, ये कर देंगे। इंक्रीमेंट नहीं, इंक्रीज बाई था, एक सेकेंड, इंक्रीज बाई, ये हो गया, ठीक है, और इस चीज को भी मैं यहां से कर देता हूं। तो कुछ इस तरह से हमें अपने एक्शन टाइप्स को एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है, और कन्वेंशन है कि कैपिटल लेटर में हमें पूरा यूज करना है, मतलब कैपिटल लेटर में हमें पूरा लिखना है। और ये भी कन्वेंशन है कि इसको हम एक अलग फाइल में रख सकते हैं, लेकिन ये रिडक्स के केस में होता था, जब हम रिडक्स केवल सिंपल रिडक्स यूज करते थे तब ये सब करना पड़ता था। इतना सारा कोड हमने लिखा है बस केवल स्टोर बनाने के लिए, एक सिंगल स्टोर बनाने के लिए। और ऐसे ही हमारे उसमें कई सारे स्टोर होते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मतलब स्टोर एक ही होता है। एक मिनट में एक एरर देख लेता हूं, ये एरर तो वैसे ही था, ये रिफ्रेश किया चला गया। हाँ, तो एक स्टोर मतलब हमारे स्टोर के अंदर, हमारा जो रिडक्स है उसके अंदर एक ही स्टोर होता है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग स्टेट हो सकती हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें अलग अलग रिड्यूसर्स लिखने पड़ते हैं, तो सबके लिए अलग अलग टाइप लिखना बहुत ही अलग अलग, इस तरह से रिड्यूसर लिखना बहुत ही
वो हो जाता है डिफिकल्ट, तो इसीलिए रेडक्स टूल किट होता है। उसको अभी हम नहीं देखेंगे, अभी हम रेडक्स के कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, रेडक्स का डेव टूल्स डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्विच केस का यूज करके। तो अभी मैं आपको टास्क देता हूं, ठीक है। आपका टास्क ये है कि आपको इसे, ये जो पूरा यहाँ पे लिखा है इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, इसको चेंज करके आपको स्विच केस में करना है, ठीक है। इसको आपको स्विच केस में करना है। आप वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से करिए, उसके बाद मैं इसको करूंगा, ठीक है। स्विच केस में थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, इतना ज़्यादा एल्स इफ नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब मैं इसको करता हूं, ठीक है। तो स्विच केस में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहां पे करना होगा स्विच, ठीक है। उसको मैंने रिप्लेस करके स्विच कर दिया, और स्विच में ये एक तो कर्ली ब्रैकेट रहेगा ऊपर नीचे वाला, ठीक है। यह पूरा ही एक बार मैं कमेंट कर देता हूं, एकदम क्लियरली लिखते हैं, ठीक है। ये पूरा मैंने कमेंट आउट कर दिया। हम बस कुछ कोड जहां पे जरूरत पड़ेगी उसको कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं स्विच, फिर स्विच में हम ये कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। ये इंक्रीमेंट, ये पूरा नहीं लिखना है, एक्शन डॉट टाइप लिखना है बस, ठीक है। अब यहां पे हमें केस लिखना है, केस में ये चीज लिखना है, यहां पे इंक्रीमेंट, यहां पे केवल इंक्रीमेंट लिखेंगे तो हमें क्या रिटर्न करना है, ये चीज रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये हो गया केस। डिक्रीमेंट अगर है तो हमें ये चीज रिटर्न कर देना है। पूरा मैं कॉपी कर लेता हूं। अब ये लिखने के लिए आपको स्विच केस ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। स्विच केस कैसे काम करता है, क्या है इसका मतलब, कैसे काम कर रहा है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके मेरी जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो है, ठीक है। आप जाके वो वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप MDN पे भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिफिकल्टी होती है स्विच केस में तो आप जाके वो वीडियो देख लेना। बेसिकली सेम चीज जो पहले था ना, एग्जैक्ट वही चीज होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, बस थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा सिंटैक्स। और यहाँ पे अगर केस इंक्रीज बाई है, ठीक है, या इंक्रीमेंट बाई भी ठीक था, कोई गड़बड़ नाम नहीं था, बस ऐसे ही मैंने ये कहाँ पहुंच गया, अरे हाँ, तो ये चीज रिटर्न करना है। अगर इंक्रीज बाई है तो ये रिटर्न कर देना है, और फिर उसके बाद केस अगर डिक्रीज बाई है तो क्या रिटर्न करना है, तो रिटर्न करना है ये चीज। ये मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डिफॉल्ट रिटर्न किया था, जब कुछ भी कोई भी केस नहीं मैच करता था तो हमने रिटर्न कर दिया था ये स्टेट, वैसे यहाँ पे डिफॉल्ट केस होता है स्विच के अंदर, ठीक है। डिफॉल्ट केस में हमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे सीधा ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, डिफॉल्ट केस में हमें रिटर्न स्टेट कर देना। तो कुछ इस तरह से हम इसको स्विच केस का भी यूज करके बना सकते हैं, और ये एकदम एकदम वैसे ही काम कर रहा है जैसे ये पहले काम कर रहा था। अब मैं इसको ये हटा देता हूं, और ट्रेडिशनली कुछ ऐसे ही होता था, हमें ऐसे ही करना होता था, स्विच केस का यूज करके हम इसको बनाते थे और अपना पूरा रिड्यूसर बनाते थे और ऐसे ही चलता था। हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम रेडक्स टूलकिट यूज करेंगे तो देखेंगे ये सब कुछ बहुत ही आराम से बिना स्विच केस का यूज किए भी हम कर सकते हैं। तो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक जितना भी हमने सीखा है वो समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कमेंट में बहुत ही, अगर आपको लगता है कि बहुत ही इलेबोरेटेड आंसर नहीं मिलता है तो, या आप अगर क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं कमेंट के अंदर,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में आप अच्छे से आप अपना क्वेश्चन पूछिए, वहाँ पे आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा, मैं नहीं तो कोई और ज़रूर आंसर करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेडिक्स का डेव टूल्स। ये सब कुछ जो हमने अभी तक स्टोर ये सब कुछ बनाया है, ये डेव टूल्स में बहुत ही अच्छे से एकदम ग्राफ जैसा दिखेगा, एकदम ट्री, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेडिक्स का डेव टूल्स क्या होता है, कैसे काम करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।